अब आए जी, थोड़ा सा हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करते हैं, स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर आप अपने एसपीएम C53 एसपीएम के स्ट्रैटेजी के पार्ट को देखें तो स्ट्रैटेजी का पार्ट प्राइमरीली आपके पास दो चीजों में ब्रेक हुआ हुआ आपको नजर आता है। एक है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस और दूसरा है स्ट्रेटेजिक चॉइस। सर, एनालिसिस क्या है? एनालिसिस में हम कुछ बेसिक और फंडामेंटल क्वेश्चंस की यहाँ पे बात करते हैं। फंडामेंटल कि विच बिजनेस हमें करना क्या है, कौन से बिजनेस के लिए हम अच्छे हैं, किस बिजनेस को हमें यहाँ पे करना है। फिर अगर आप एनालिसिस को तोड़ेंगे तो दो पार्ट्स में टूटता है। ये एक होता है एक्सटर्नल और दूसरा होता है इंटरनल। एक्सटर्नल एनालिसिस के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं? सर, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हम एनालाइज कर सकते हैं पेस्टल से, हम एनालाइज कर सकते हैं 5 फोर्सेस से, हम एनालाइज कर सकते हैं पोर्टर्स डायमंड से, और हम एनालाइज कर सकते हैं मार्केट सेगमेंटेशन एंड गैप एनालिसिस से। एंड गैप एनालिसिस। सर, पेस्टल हमें क्या बताता है? पेस्टल हमें ये बताता है कि अगर किसी इन्वायरमेंट, किसी जगह पे, किसी कंट्री में, किसी शहर में, किसी इलाके में आप कोई बिजनेस अगर स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो कौन से प्रिलिमिनरी फैक्टर्स हैं जिनको आप एनालाइज कर सकते हैं बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस ओवर देयर। पॉलिटिकल एंगल वो बताता है। पॉलिटिकल से मुराद पॉलिसी मेकिंग है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज की कंसिस्टेंसी है, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी है। कुछ लोग इसमें टैक्स और लीगल को डिस्कस कर लेते हैं, नॉट नेसेसरीली टैक्स और लीगल। यहाँ पे जो हमारा ताल्लुक ज्यादा होता है वो गवर्नमेंट की कंसिस्टेंसी से होता है, पॉलिसीज की कंसिस्टेंसी से होता है। आज पाकिस्तान का सवाल ही सबसे बड़ा ये है कि आपकी पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी नहीं है। आप एक प्लान दें 10 साल के लिए दें, फिर उसको फॉलो करें, उसको हिलाएं नहीं। अगर आप पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करेंगे तो बिजनेस नहीं चल पाएगा, क्योंकि बिजनेस स्टेबिलिटी पे चलता है, रोलर कोस्टर राइड पे नहीं चलता। बिजनेस इज नॉट क्रिप्टो जो बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल होगा और अप डाउन होता रहेगा। बिजनेस इज समथिंग जो इन्वायरमेंट में स्टेबिलिटी के साथ अच्छे से ऑपरेट करता है, अच्छे से चल पाता है। तो प्राइमरीली पॉलिटिकल से ये पता चलता है, इकोनॉमिकल से पता चलता है कि वहाँ के लोगों की परचेसिंग पावर, वहाँ की जीडीपी, इन्फ्लेशन के रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स, इकोनॉमिक पॉलिसीज ये कैसी हैं। ये हमारी इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के अंदर आता है। सोशल पर्सपेक्टिव में हमारे पास आता है कि लोग कैसे हैं, क्या पसंद करते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं, क्या पहनना पसंद करते हैं। टेक्नोलॉजिकल में ये आता है कि टेक सेवी कितने, कितना ज्यादा टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया हुआ है। जैसे इंडिया, जैसे चाइना, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। मैन्युफैक्चरिंग के कोड्स इन्होंने क्रैक किए हुए हैं, बड़े बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजिकल के अंदर ही सारा एंगल आता है। फिर एनवायरमेंटल के अंदर कौन से नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, किसकी माइनिंग की जा सकती है, किनको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। सारी दुनिया अफगानिस्तान के पीछे है, क्योंकि वहाँ पे लिथियम बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर जो है वो मौजूद है, और लिथियम आयन बैटरीज में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, तो इसकी इकोनॉमी काफी बूस्ट कर सकती है। फिर लीगल के अंदर आता है कॉर्पोरेट लॉ और टैक्सेशन का सिस्टम, कि भाई इनके लॉज रेगुलेशन कैसे हैं, टैक्स की पॉलिसीज कैसी हैं, डिविडेंड पे कितना टैक्स है, विदहोल्डिंग कितनी है, कितना टैक्स हमारा वहाँ पे विदहोल्ड हो जाएगा, कितना हम यहाँ पे मंगवा सकते हैं, रेमिटेंस कितनी आसान है, हुंडी का क्या सिस्टम है, हवाले का, बैंकिंग का, इंटर बैंकिंग का, डॉलर का, ओपन मार्केट का। ये सारी चीजें बहरहाल इसके अंदर जो है वो यहाँ पे हमारे पास जो है वो फॉल करती हैं। 5 फोर्सेस अगेन हमें हेल्प करता है कंपटीशन को एनालाइज करने में। यहाँ पर हम बात करते हैं जनरल एनवायरनमेंट की। ये हमें समझाता है कंपटीशन के बारे में, कि भाई तुम जिस मार्केट के अंदर एंटर हो रहे हो वो मार्केट कितनी क्लटर्ड है, कितना ज्यादा उसमें कंपटीशन मौजूद है। क्या वहाँ का कस्टमर, उसका बार्गेनिंग पावर बहुत स्ट्रांग है? कस्टमर के पास बार्गेनिंग पावर बहुत स्ट्रांग तब होगा जब एक ही प्रोडक्ट बेचने वाली बहुत सारी चॉइसेस होंगी। अगर बहुत सारे लोग एक प्रोडक्ट नहीं बेच रहे तो फिर कस्टमर के पास बार्गेनिंग पावर इतनी ज्यादा नहीं होगी। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज, कस्टमर के पास सब्सटीट्यूट कितने हैं? भाई एक तो है कि एक ही प्रोडक्ट बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, नहीं नहीं, इस प्रोडक्ट का सब्सटीट्यूट है क्या जो है वो कस्टमर के पास। मिसाल के तौर पे एनालॉग वॉचेस हैं, एनालॉग वॉचेस बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, लेकिन स्मार्ट वॉच उसका एक सब्सटीट्यूट है। काम वो भी वॉच का करता है, थोड़ा सा डिफरेंट एंगल, थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है, थोड़ी सी डिफरेंट स्क्रीन, एक सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट वहां पे जो है आ जाता है। मिठाइयों का जो सब्सटीट्यूट है वो चॉकलेट्स है। कितने सब्सटीट्यूट्स वहां पे जो है वो मौजूद है? जितने ज्यादा सब्सटीट्यूट होंगे उतना ज्यादा हमारे पास हमारा कंपटीशन हाई होगा, हम ज्यादा मार्जिन नहीं चार्ज कर पाएंगे, हमें कम मार्जिन पे, कम प्रॉफिटेबिलिटी पे जो है वो पर यूनिट के काम करना पड़ेगा। फिर तीसरी चीज, सप्लायर कितने ज्यादा है। अगर सप्लायर बहुत कम है एक ही चीज के, फिर वहां पे भी हम मार्जिन नहीं जो है वो चार्ज कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे पीएसओ, शेल, इसकी एग्जांपल ले लो। क्रूड ऑयल की कितने सप्लायर हैं दुनिया में? पाकिस्तान में तो नहीं है, 3-4%, 5% हमारी अपनी रिक्वायरमेंट का ऑयल हमारे पास से निकलता है, जो अभी निकलता है।
बाकी हमें सऊदीया से मंगवाना है, वो प्राइस पे कोई रहम नहीं करते। ज्यादा सप्लायर्स दुनिया में नहीं है ऑयल के, बहुत कम कंट्रीज के पास है, जिनके पास है उन्हीं से परचेस कर सकते हैं। इराक पे, वेनेजुएला पे तो हमने जो है वो सैंक्शंस लगाई हुई हैं यूएस ने, उनसे हम परचेस कर नहीं सकते, करते हैं तो स्मगल करना पड़ता है। वो एक बैकडोर की जो है वो बात है, फ्रंट डोर की नहीं है। तो ऐसी कंपनीज को जहाँ पे सेलिंग करनी है उनके पास सप्लायर ही बहुत कम है, रिफाइनरी के पास सप्लायर ही बहुत कम है, जो उनकी टर्म्स होती हैं वो माननी पड़ती हैं, फिर उनको लो प्रॉफिट मार्जिन पे काम करना पड़ता है। आप पेट्रोल पंप खोलें आपको प्रॉफिट दिखेगा नहीं। ये लोगों को लगता है कि पंप वाले बहुत ज्यादा जो है कमाते हैं, पंप वाले तब नहीं कमाते जब पेट्रोल महंगा होता है, पंप वाले तब कमाते हैं जब पेट्रोल सस्ता होता है, क्योंकि उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा निकलता है और इनका पर लीटर परसेंटेज होता है कि एक अमाउंट रिफाइनरी के साथ अग्री हुआ होता है कि जी एक्स रिफाइनरी प्राइस है, इसके ऊपर इतना परसेंट रखेंगे और पेट्रोल बेचेंगे, तो बहुत थिन मार्जिन पे ये जो है वो काम कर रहे होते हैं। अब जरा इनकी फिक्स कॉस्ट ऊपर हुई, इनका प्रॉफिट गया सारा, जरा फिक्स कॉस्ट नीचे आई, इनका प्रॉफिट बन गया अच्छा खासा, या वॉल्यूम अगर बढ़ गया तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन बहुत ज्यादा अच्छा जो है वो हो गया। तो बड़ी फिक्स कॉस्ट की यहाँ पे जो है वो गेम होती है। ट्रू सेंस में अगर पेट्रोल पंप पे कोई चीज कमा के दे रही होती है तो वो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं और स्टॉल्स होते हैं जिनका रेंटल आ रहा होता है। जी आपने फलाना डोनट वाले को एक स्टॉल दे दिया, जी फलाना आइसक्रीम वाले को एक शॉप दे दी, जी ये डिपार्टमेंटल स्टोर खोल दिया, जी ये ग्रीनो का आउटलेट खोल दिया, ये शॉप्स जो है वो एक्चुअल में पेट्रोल पंप को कमा के दे रही होती है। मिठाइयों की, कुकीज की दुकानें और ये सब। पेट्रोल तो खुद क्या 7 रुपए लीटर जो है वो 1 लीटर पे 7 रुपए बचते हैं, उसमें से 2 रुपए बैंक रख देता है अगर आदमी कार्ड से चार्ज करे। तो बहुत ही थिन मार्जिन पे ये गेम जो है वो ऑपरेट हो रहा होता है सर, कंपटीशन भी हाई है और पीछे सप्लायर की बार्गेनिंग पावर बहुत स्ट्रांग है। फिर नए लोग कितनी आसानी से इस बिजनेस के अंदर जो है वो आपके पास एंटर हो सकते हैं, जितनी आसानी से नए लोग एंटर हो सकते हैं, बैरियर नहीं है एंट्री का कोई भी, उतनी आसानी से काम जो है वो चल जाएगा। फिर उसके बाद देखा जाता है कि जनरली कंपटीशन कैसा है, प्राइस वॉर कितनी है, कोई कार्टेल बना हुआ है या नहीं बना हुआ, सब अपनी अपनी मर्जी से प्राइसेस चलाते हैं कि कुछ कंसोर्शियम बना हुआ है प्राइसेस को कंट्रोल करने का, या कोई राइवलरी का स्ट्रक्चर बना हुआ है ऑलरेडी जो बहुत ज्यादा प्राइस वॉर्स होती हैं, वो सब चीजें हम यहाँ 5 फोर्सेस के अंदर देखते हैं। इससे हमें पता चलता है कि हमारा कॉम्पिटिशन कितना इंटेंस है। एक मिनट दीजिए सर, वेयर बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर इज हाई देन बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स विल बी लो। हमारी बार्गेनिंग पावर लो होगी, हमारी बार्गेनिंग पावर बीइंग द पर्सन जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, जो रॉ मटेरियल खरीद रहा है, हमारी बार्गेनिंग पावर जो है वो लो होगी सप्लायर के सामने। सप्लायर ने हमें महंगा बेच दिया, अब उसकी मर्जी है। तो हमारे कस्टमर क्या देखते हैं, कस्टमर की बार्गेनिंग पावर क्या है, वो एक अलग एंगल है। अब पेट्रोल वाले केस में देखो, कस्टमर ज्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार नहीं है, सप्लायर प्राइस कम करने के लिए भी तैयार नहीं है, गवर्नमेंट भी प्राइस बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। तो पिस्ता कौन है बीच में, रिफाइनरी। पिस्ता कौन है बीच में, ओएमसी, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होती है लाइक पीएसओ, शेल वगैरह। पिस्ता कौन है, डिस्ट्रीब्यूटर। थोड़े मार्जिन रख के सब काम कर रहे होते हैं। थोड़े मार्जिन पे रिफाइनरी काम कर रही होती है, थोड़े मार्जिन पे ओएमसी काम कर रही होती है, थोड़े मार्जिन पे डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहा होता है। अगर मैं पीएसओ हूँ तो मेरा अपना कंपनी ऑपरेटेड पंप है तो मैं डायरेक्ट ओएमसी हूँ, और अगर मैंने पीएसओ से फ्रेंचाइज ली हुई है पंप खोलने के लिए तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। हर कोई बहुत ही थिन मार्जिन पे जो है वो काम कर रहा होता है। तो पेट्रोल इंडस्ट्री बिल्कुल इसका सुपर डुपर एग्जाम्पल है। आपके घर में अगर कोई बिजनेसमैन है और कोई काम करता है इस तरह से, कारोबारी शख्स है, आप उससे जाके पूछेंगे जी आपके पास पैसे पड़े हुए, आप जो है वो पेट्रोल पंप क्यों नहीं खोल लेते, वो कहेंगे बेटा नफा दिखेगा नहीं आपके पेट्रोल पंप। हाँ, अब जो हाईवे पे पंप्स होते हैं वो किस तरीके से कमाते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा आम गाड़ियों का तो आना जाना नहीं होता, वहां से ट्रक्स गुजरते हैं, कंपनी के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि जी हमारे सारे ट्रक्स आपके पास आएंगे, आप क्या उसके ऊपर जो है वो वॉल्यूम पे हमें डिस्काउंट देंगे। और फिर वहां पे हाईवे पे अगर कोई रुका तो फिर वो ये नहीं देखता कि पेट्रोल पंप कैसा है, जानने वाले का है नहीं है, वो मजबूरी है, डलवाना है तो डलवाना है। तो जो राह गुजर होते हैं, जो गुजरने वाले होते हैं, फिर वो वहाँ रुकते हैं, रेस्ट करते हैं, थोड़ा स्टोर वगैरह से सामान खरीदते हैं, चीजें खरीदते हैं, तो उनका रेंट आता है, उनकी सेल्स अच्छी होती है। इस तरह से पेट्रोल पंप का जो है वो धंधा चल रहा होता है। तो सप्लायर अगर बार्गेनिंग पावर उसकी स्ट्रांग है और वो मुझे महंगा बेच रहा है, तो जरूरी नहीं है कि मैं अपने कस्टमर को भी महंगा बेच पाऊंगा। देखना पड़ेगा मेरे कस्टमर का क्या पर्सपेक्टिव है। सप्लायर तो मुझे महंगा दे रहा है, जैसे सऊदी आज आपको महंगा ऑयल दे रहा था, 80 85 90 ये डॉलर पर बैरल चल रहा था, अभी 68 70 पे जो है वो पर बैरल आया है। लेकिन बैरल पे बहुत ज्यादा प्राइस पिछले 2 साल में जो है वो कोविड पोस्ट कोविड बहुत ज्यादा प्राइस पे, रशिया और यूक्रेन की वॉर के बाद तो और भी ज्यादा प्राइस जो है वो हो गई थी। $120 तक क्रूड ऑयल ने अपना जो है वो हाई बनाया है, ऑल टाइम हाई बनाया है। सो विद दैट परस्पेक्टिव कमिंग इन, जरूरी नहीं है कि कस्टमर मेरा जो है वो हाई प्राइस पे करने के लिए तैयार हो अगर मेरा सप्लायर मुझे चीज महंगी बेच रहा है। हाँ, लाइक टेक द एग्जांपल ऑफ गोल्ड। गोल्ड में कस्टमर विलिंग है पेमेंट देने के लिए, जो मार्केट रेट होगा कस्टमर वो पेमेंट देगा। हो ही नहीं सकता कि गोल्ड में आपको पेमेंट जो है वो कम दे या आपका मार्जिन उसमें मारा जाए। आपका एक सेट मार्जिन बना हुआ है, लेकिन अगर आप बेकरी पे अंडे बेच रहे हैं और अगर कस्टमर नहीं अफोर्ड कर सकता, वो अंडों की तादाद कम कर देगा, वो ब्रेड की तादाद कम कर देगा, वो घर वालों से कहेगा भाई थोड़ा बजट में रह के चलो। लेकिन वहां पे वो एक्स्ट्रा वेगेंट नहीं होगा। गोल्ड का जो खरीदार है वो वैसे ही थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास के अंदर जो है वो आता है, वो शादी वगैरह की जरूरत में लोग खरीद रहे हैं तो उन्हें लेना है, जो मार्केट प्राइस है उसके ऊपर लेना है।
जैसी मार्केट प्राइस है उसके ऊपर लेना। तो बहरहाल हर बिजनेस के अपने डायनामिक्स होते हैं, हर बिजनेस का अपना एक स्ट्रक्चर होता है और उस हिसाब से जो है वो ऑपरेट कर रहा होता है। ठीक है, ये 5 फोर्सेस के अंदर आता है। ये हमें कंपटीशन को समझने में हेल्प करता है। पोर्टर्स डायमंड हमें ये समझने में हेल्प करता है कि भाई किसी कंट्री के पास किसी इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर कैसे डेवलप होता है। यानी जैसे आज पाकिस्तान है, एग्रीकल्चर थोड़ा बहुत दुनिया में हमारा माना जाता है, नॉट इन टर्म्स ऑफ द यील्ड पर एकड़, यील्ड तो हमारी बहुत बुरी है, इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम दैट वी आर प्रोड्यूसिंग। वॉल्यूम में वेयर इन द टॉप 10, जितना वॉल्यूम हम एग्रीकल्चर में जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्यों है पाकिस्तान में ऐसा? भाई वहां पे सबसे बड़ी फैक्टर कंडीशन मौजूद है, फर्टाइल लैंड है, काम करने वाला फार्मर है, सपोर्टेड इंडस्ट्री के अंदर फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज मौजूद है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज के पास एक जमाना था बहुत गैस अबेंडेंट, पाकिस्तान के अंदर गैस जो है वो मौजूद थी, सारी हम खा पी के खत्म कर चुके हैं, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। गाड़ियों में हमने सीएनजी जला दी, बहुत गैस मौजूद हुआ करती थी। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री बड़ा अच्छा परफॉर्म करती थी हमारी, सब्सिडाइज गैस देते थे हम। गवर्नमेंट को पड़ रही है 10 रुपए की, गवर्नमेंट 2 रुपए की दे रही है, एक मिसाल दे रहा हूँ, 2-3 रुपए की दे रही है। इतना इतना डिस्काउंट हम गैस के ऊपर देते थे कि फर्टिलाइजर सस्ता प्रोड्यूस हो, अनाज जो है वो सस्ता पैदा हो और लोगों को जो है वो जेब पर इतना भारी ना पड़े। तो हमारे पास जमीनें मौजूद, इरिगेशन सिस्टम मौजूद, काम करने वाला फार्मर मौजूद, सपोर्टेड इंडस्ट्री में फर्टिलाइजर मौजूद, ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क मौजूद, पोर्ट मौजूद जहां से हम एक्सपोर्ट कर सकें। हमारे जो वाटर पोर्ट्स हैं, जो ये कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम और गवादर पोर्ट, इस तरह के हमारे पास पोर्ट्स मौजूद थे। ये सारे फैक्टर कंडीशंस, डिमांड कंडीशन, सपोर्टेड इंडस्ट्रीज जब ये मिल गई तो हम एक इंडस्ट्री में उभर कर सामने आए। इसी तरीके से आप जर्मनी को स्टडी करें, आपको ड्राइव जो गाड़ियां हैं, बेहतरीन से बेहतरीन गाड़ियां, वो जर्मनी के अंदर जो है वो नजर आएंगी। फैक्टर्स रहे होंगे, टेक्नोलॉजी है इंडिया के अंदर आपको नजर आएगी, फैक्टर्स रहे होंगे, जो IITs IIMs हैं इंडिया के, जो 50s में 1950s में जिस वक्त हमारे यहाँ नंबर 1 जो है वो टेकअप कर रहे थे पाकिस्तान को, इन्होंने जब जो है वो इस तरह की यूनिवर्सिटीज में इन्वेस्ट किया था और इन्वेस्ट करने के बाद वहाँ की अपनी टेक्नोलॉजी की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो एजुकेशन है, उसको आगे लेकर गए। तो फैक्टर कंडीशन वहाँ क्रिएट हुआ। डिमांड तो पूरी दुनिया में है, न सिर्फ इंडिया में, पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की डिमांड है और टेक्नोलॉजी की डिमांड है। एंड विद द AI कमिंग इन, विद द वर्चुअल रियलिटीज कमिंग इन, विद द मेटावर्स ऑफ द वर्ल्ड कमिंग इन, जैसे ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं, बहुत ज्यादा इस डिमांड के अंदर जो है वो अपसर्ज आएगा फ्रॉम द टेक्नोलॉजी परस्पेक्टिव। बट इंडिया के पास वो फैक्टर कंडीशंस मौजूद हैं, वो सपोर्टेड इंडस्ट्रीज मौजूद हैं, उनके पास सस्ती लेबर है, सस्ता स्टाफ है, BPOs ऑफिस वहाँ खुले हुए हैं, कॉल सेंटर्स वहाँ खुले हुए हैं, छोटे छोटे सर्विस सेंटर्स वहाँ खुले हुए हैं, फ्रीलांसर्स वहाँ बैठे हुए हैं। एक 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 पूरा कल्चर बन गया है उस चीज का, तो उसमें उनके पास कंपेटिटिव एडवांटेज है और उस इंडस्ट्री में वो कामयाब। लेकिन इसी तरीके से अगर आप क्रूड ऑयल देखें तो क्रूड ऑयल में सऊदिया से बड़ा नाम किसी का नहीं है। एक नेचुरल मटेरियल है, पड़ा हुआ है उनके पास, उनकी फैक्ट्री कंडीशन है। सपोर्टेड इंडस्ट्री ये है कि उनके पास ऐसी मशीनरी और वो माइनिंग की इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं जो जमीन से उसको निकालती हैं। डिमांड कंडीशन ये कि पूरी दुनिया को क्रूड ऑयल चाहिए, सिर्फ सऊदिया को नहीं, पूरी दुनिया को चाहिए। तो सबसे पहले जिस प्रोडक्ट को आप अवेलेबल कर सकते हैं, क्या उसकी पूरी दुनिया में डिमांड है, उस प्रोडक्ट को बनाने की क्या फैक्टर कंडीशंस आपके पास हैं, उसके रिलेटेड सपोर्टेड इंडस्ट्रीज आपके पास है, और फिर जनरली कंपनीज का स्ट्रक्चर कैसा है, किस कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में वो मूव करती हैं, क्या पार्टनरशिप्स हैं, क्या कंपनीज हैं, क्या सोल प्रोप्राइटर्स हैं, क्या लीगल बिजनेस है, डॉक्यूमेंटेड बिजनेस है या अनडॉक्यूमेंटेड बिजनेस है। ये बहरहाल इस तरह से जो है वो चीजें इसमें जो है वो ऑपरेट कर रही होती है पोर्टर्स डायमंड के अंदर। ये हमें ये समझने में हेल्प करता है कि हमें किसी सर्टन कंट्री के अंदर अपना ये वाला धंधा खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। सर मार्केट सेगमेंटेशन और गैप एनालिसिस के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास अनटैप्ड मार्केट कौन सी है। ऐसी मार्केट जो आज तक किसी ने कैटर नहीं की, या जिसको आप ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी कहते हैं, कि यार वो जगह जहाँ पे किसी ने किसी चीज को जो है वो कैटर नहीं किया। अभी रिसेंटली में इरफान जुनीजो साहब की एक रील देख रहा था, तो उसमें उन्होंने बताया कि जी वो होसिया ने जो नली बिरयानी यहाँ कराची में एक जगह पे मिलती है, बिरयानी के अंदर वो नली डाल के देते हैं, तो कहा जी बिरयानी सब जगह मिलती थी, नली निहारी वाले के पास मिलती थी, इन्होंने दोनों को कंबाइन कर दिया और एक नई डिश, एक नया कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे जो है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस करा दिया, नली बिरयानी। तो ये क्या है, बेसिकली आपने गैप आइडेंटिफाई किया कि ये प्रोडक्ट है, कोई भी नहीं बेच रहा, चलो मैं इसको बेचना जो है वो शुरू करता हूँ। प्रोवाइडेड उसकी डिमांड भी होनी चाहिए, उसकी जरूरत भी लोगों को हो, उसकी जरूरत भी लोगों को। ऐसा ना हो कि आप एक ऐसे प्रोडक्ट की तरफ चले जाएं जिसकी जरूरत नहीं है लोगों को बिल्कुल, या जो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा। एयरलिफ्ट ने भी एक प्रोडक्ट उठाया कि हम ग्रोसरी डिलीवर करेंगे, 10 मिनट में करेंगे, 15 मिनट में करेंगे, 20 मिनट में करेंगे, नहीं चला पाए, पाकिस्तान के अंदर इतना अच्छा उसको जो है वो रिस्पॉन्स नहीं मिला। क्रेव मार्ट कोशिश कर रहा है लेकिन वो भी बेचारा बिकने पर आ, वो भी टाइम आ गया है कि क्रेव मार्ट भी बहुत जल्द उसकी एक्विजिशन हो जाएगी कहीं ना कहीं। फूड पांडा ने थोड़ा सा उसको रैशनलाइज करके चलाया, रेस्टोरेंट में जाके वेट करना पड़ता था, बैठना पड़ता था, तो फूड डिलीवरी वाज मोर अट्रैक्टिव इन टर्म्स ऑफ द ग्रोसरी डिलीवरी। ग्रोसरी में अभी पांडा मार्ट में भी उनकी वो
नंबर्स नहीं है, जो नंबर्स उनके एट द सेम टाइम फूड डिलीवरी के अंदर जो है वो मौजूद है। सही। तो ये मार्केट सेगमेंटेशन और गैप एनालिसिस के अंदर होता है। हम मार्केट को स्टडी करते हैं, छोटे छोटे उसके सेगमेंट्स बनाते हैं, कभी जेंडर की बेस पे, कभी डेमोग्राफिक्स की बेस पे, कभी एज वगैरह की बेस पे, कभी कह लो के सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस की बेस पर, अपर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, इस तरह की। और हर क्लास बनाने के बाद देखते हैं कि जी फला प्रोडक्ट इसको आ रहा है, फला प्रोडक्ट इसको इसको इसको। यार ये जो सेगमेंट है ना मार्केट का, इसको कोई भी कैटर नहीं कर रहा। यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक स्पेस, एक स्ट्रेटेजिक गैप है। क्या हम यहाँ पे कोई चीज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? अगर आपने इंट्रोड्यूस कर दी और वो चल गई तो फिर आप एक अच्छा बिजनेस उसमें जो है वो बना सकते हैं। ये पूरा एक्सटर्नल एनालिसिस हमारे पास जो होता है। एक्सटर्नल एनालिसिस के अंदर वी गेट टू नो व्हाट द वर्ल्ड नीड, व्हाट वर्ल्ड नीड्स, ठीक है, या व्हाट पीपल नीड अराउंड अस, ठीक है। इंटरनल में होता है व्हाट वी नो या व्हाट वी कैन डू। यहां पर आप देखते हैं आपकी अपनी इंटरनल कैपेबिलिटीज, स्ट्रेंथ्स, और यहां पर आप देखते हैं वीकनेसेस। इधर आप टेक्निकली देखते हैं अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। स्वॉट एनालिसिस कभी भी एक जगह फॉल नहीं करता, स्वॉट के एक पार्ट यहां फॉल करता है, एक पार्ट वहां फॉल करता है। हाँ, साथ ये भी रीजन है, शुरू में उन्होंने जल्दी जल्दी ग्रो करने के चक्कर में ये जो है वो काम किया था। लेकिन देखो अगर उन्हें ट्रैक्शन मिल रही होती मजीद, उनके नंबर्स अगर अपवर्ड जा रहे होते, बहुत ज्यादा डिमांड होती उस चीज की, तो एडलिफ्ट को मजीद फंडिंग मिल जाती ना, बंद करने का वक्त नहीं आता। उन्होंने बहुत जल्दी ग्रो करने के चक्कर में बहुत सारे डिस्काउंट्स दे दिए उठा के, और बहुत ज्यादा सस्ता बेचने की कोशिश की। लेकिन ऐसे बिजनेसेस नहीं बढ़ते, बिजनेसेस लॉन्ग टर्म आगे बढ़ते हैं इस तरीके से जो है बन जाता। वो ट्रैक्शन ही नहीं आई, वो नंबर्स ही नहीं आए, अगर वो आ जाते तो मसला ना होता, ठीक है। तो स्वॉट का एक पार्ट अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स यहाँ पे देखा जाता है, स्वॉट का दूसरा पार्ट स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस यहाँ देखा जाता है। सर इधर हम करते हैं अपना कैपेबिलिटी एनालिसिस। यहाँ दो चीजें होती हैं, वैल्यू चेन एनालिसिस, और यहाँ हम देखते हैं कैपेबिलिटी एनालिसिस। वैल्यू चेन के अंदर सर हम ये देखते हैं कि हमारी कौन सी प्राइमरी एक्टिविटीज हैं और कौन सी सेकेंडरी एक्टिविटीज हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज में नॉर्मली रॉ मटेरियल लाना, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, प्रोडक्शन करना, नंबर 2, नंबर 3 आउटबाउंड कस्टमर तक पहुंचाना, नंबर 4 सेल्स का सारा एरिया, और आफ्टर सेल्स का सारा एरिया, मार्केटिंग वगैरह इसमें इंक्लूडेड है। ये आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर जो है वो फॉल करता है। फिर आपका प्रोक्योरमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, ये चीजें सारी जो है वो सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर फॉल करती है। प्राइमरी एक्टिविटीज वो होती है जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्रिएट होती है फॉर द कस्टमर। फॉर द कस्टमर प्रोडक्ट्स में फीचर्स क्रिएट होते हैं, एक अच्छा प्रोडक्ट क्रिएट होता है, उसकी अच्छी मार्केटिंग होती है, उसकी अच्छी प्राइसिंग होती है, उसकी प्रमोशन होती है। ये सारे प्राइमरी काम प्राइमरी एक्टिविटीज में होते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंदर वो चीजें होती हैं जो हेल्प करती हैं ओवरऑल प्रोसेस को। वैल्यू चेन एनालिसिस का जो मकसद होता है वो ये होता है, डिटरमिन वेयर द मोस्ट वैल्यू कैन बी क्रिएटेड एंड स्ट्रेंथन दैट एरिया। डिटरमिन वेयर the most value can be created and strengthen that area। आप देखिए आपको सबसे प्राइमरी वैल्यू चेन, वैल्यू जो है वो कहाँ क्रिएट हो रही है, और फिर उस पर्सपेक्टिव को आप स्ट्रेंथन करने की कोशिश करें, बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें, ठीक है। कैपेबिलिटी एनालिसिस, कैपेबिलिटी एनालिसिस के अंदर हम क्या देखते हैं सर? हम ये देखते हैं कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर थ्रेशोल्ड रिक्वायरमेंट्स क्या है, और हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास यूनिक कॉम्पिटेंसीज कौन सी है। वो क्या चीज है हमारे पास यूनिक है, यूनिक कॉम्पिटेंसीज, कैपेबिलिटीज एंड रिसोर्सेज। Resources are the assets and capabilities is basically, a competencies is basically the way you use it। आप उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ह्यूमन कैपिटल मौजूद है, एक बड़ी जबरदस्त रिसोर्स है ये, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, और वो भी सब यंग अवाम। लेकिन क्या हमें उन्हें यूज करने की कैपेबिलिटी आती है? नहीं, वो नहीं आती, वो हमारी लीडरशिप नहीं समझती। इसलिए पाकिस्तान इस जंग में जो है वो दूर है बहुत। दूसरों की जंगों में बहुत पार्ट लिया है हमने, इधर उधर बॉर्डर पे जहां जंग हुई हम फालतू में घुसे हैं अंदर, लेकिन ये कॉम्पिटेंस हमारे अंदर नहीं, ये कैपेबिलिटी हमारे अंदर नहीं। तो आपके पास एक यूनिक रिसोर्स है, क्या आप उसका यूनिक तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं?
क्या उसको कोई लॉन्ग टर्म में कॉपी कर सकता है? नहीं कर सकता। आप एक सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज जो है वो यहाँ पे हासिल कर चुके। वो हमने कल सारी बात की थी, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर वाली और सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज वाली। तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि भाई इंडस्ट्री की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है और हमारे पास यूनिक क्या है। अगर हमारी यूनिक चीज कॉपी नहीं हो सकती तो वो सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज हमारे लिए बनती है और हमें आगे जाके जो है वो काफी हद तक सक्सेसफुल होने में जो है वो हेल्प करती है। ठीक है, तो यूनिक या कोर कॉम्पिटेंसेस, कैपेबिलिटीज, रिसोर्सेज कह लें और थ्रेशोल्ड रिक्वायरमेंट्स जो इंडस्ट्री में सबके पास होनी चाहिए। अगर एक कंटेंट क्रिएटर है, यूट्यूब पे कंटेंट बनाता है, तो कैमरा, स्टूडियो, लाइटनिंग, एडिटिंग का सेंस ये सबके पास होता है, होना भी चाहिए। ये थ्रेशोल्ड रिक्वायरमेंट है। कोर कॉम्पिटेंस क्या हो सकता है? उसका किसी बात को करने का एक खास अंदाज, खास तरीका, स्टोरी टेलिंग का आर्ट हो सकता है, लाइक इरफान जुनी जो कॉमेडी हो सकता है या सटायर हो सकता है, तंज करने का अंदाज, जैसे आपका ये गंजी स्वैग हमारे जुनेद अकरम भाई जो है। फिर इसी तरीके से कोई और कोई इस तरह की क्वालिटी हो सकती है। मिसाल के तौर पे आप मस्खरे बड़े अच्छे हैं, कॉमेडी बड़ी अच्छी करते हैं, या फजूल के प्रैंक्स करते हैं जो लोग उसको पसंद करते हैं। तो बहरहाल कोई भी ऐसी कोर कॉम्पिटेंस आपकी हो सकती है जो और कोई नहीं कर सकता, और कोई फिलहाल जो है वो इस तरह से अपने आप को पोजीशन नहीं करता। अपने आप हो सकता है आप बहुत नॉलेजेबल हो, समवन लाइक मुजम्मिल हसन जैदी बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, बहुत ज्यादा चीजों के बारे में आपको पता है, बड़ी अच्छी तरीके से आप चीजों को कॉम्प्रिहेंड करते हैं, समझते हैं। इस तरह के क्रिएटर्स भी हमारे पास जो है वो मार्केट के अंदर मौजूद है। तो हर किसी की अपनी कोर पोजिशनिंग होती है, तो कंपनीज भी अपनी कोर पोजिशनिंग करती है कि यार हम किस चीज में अच्छे हैं, हमारे पास कौन सी कोर जो है वो कॉम्पिटेंसीज हैं और यूनिक कैपेबिलिटीज हैं जो और किसी के पास नहीं है। उसी के ऊपर कंपनी खेलने की कोशिश करती है, उसी के ऊपर कंपनी आगे बढ़ने की कोशिश करती है। आज तक एंग्रो फूड्स मैग्नम को टच नहीं कर पाया, फीस्ट को टच नहीं कर पाया, चौकबार को टच नहीं कर पाया, तो यूनिलीवर यकीनन कुछ ऐसा करता है जो एंग्रो फूड्स नहीं करता, एंग्रो फूड्स नहीं करता। इसी तरीके से कोलगेट का जो लेमन मैक्स बार है, इसका मुकाबला पूरे पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है। लेमन मैक्स बार सबसे ज्यादा जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या वो ऐसा करते हैं जो और कोई नहीं करता? क्या उनकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत डिफरेंट है? क्या उन्होंने लॉजिस्टिक्स का कोड क्रैक किया हुआ है? क्या उनके पास सप्लायर बड़े अच्छे हैं? या उनका जो है वो रेसिपी मिक्स वगैरह बहुत अच्छा है? वही प्रोडक्ट की बात हो गई। या डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी रोबस्ट है, बहुत जगहों पे अवेलेबल है, या प्राइस बड़ी सस्ती करके बेचते हैं, पीछे मैन्युफैक्चरिंग बड़ी सॉलिड है। कोई भी इस तरह की कोर कॉम्पिटेंसी हो सकती है, कोर रीजन हो सकता है, कोर कैपेबिलिटी हो सकती है जो उस प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से कामयाब करती है। शुरू में जब एप्पल आया था, दी एडवर्टाइजमेंट वाज फिनोमिनल, फिनोमिनल मार्केटिंग स्ट्रेटजी, वो उनकी कोर कॉम्पिटेंसी थी। प्रोडक्ट भी अच्छा था, लेकिन प्रोडक्ट बाद में लोगों को पता चलता है, पहले वो ऐड देखते हैं तो जाके प्रोडक्ट खरीदते हैं, क्या यार ये चीज अच्छी लग रही है। उसने पहली बार जब मैकबुक निकाली तो उसको मार्केट इस तरह से किया था, वर्ल्ड्स थिनेस्ट लैपटॉप। उस वक्त IBM की डिवाइसेस बड़ी बुरी सी और भद्दी सी होती थी। पहले आपके जो है वो घरों में भी जो मॉनिटर्स रखे होते थे, CPUs रखे होते थे, टावर वाला CPU और मॉनिटर रखा होता, बड़ी बदसूरत शक्ल होती थी उनकी। एप्पल ने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया कि दीज डिवाइसेस शुड बी ब्यूटीफुल, शुड बी लुकिंग रियली गॉर्जियस, बड़े अच्छे लगने चाहिए दिखने में सारे जो है वो इक्विपमेंट्स जो है। उसी तरह से उन्होंने उसको मार्केट किया, उन्होंने कहा वर्ल्ड्स थिनेस्ट लैपटॉप। देख के इतना खूबसूरत लगा लोगों ने कहा यार यही डिवाइस यूज करनी है, जरा लेके देखते हैं। वहां से फिर 1 से 2, 2 से 4, 4, तो एक यूनिक कॉम्पिटेंस थी जो उन्होंने वहां पे इस्तेमाल की। ठीक है, तो हम इंटरनली अपने आप को एनालाइज करते हैं, हम किस चीज में अच्छे हैं, हमारे पास क्या यूनिक है, और हम एक्सटर्नली इन्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं कि एनवायरमेंट को किसी जरूरत है। जो जो जमाना चाहता है और जो आपको आता है, ये दोनों चीजें जमा होनी चाहिए। कोई चीज आपको आती है और दुनिया वही वही चीज चाहती है, आप उसमें धंधा बना लें, आप उसमें धंधा बना लेंगे। सीधी बात कंपनी की यहाँ पर है। ठीक है, आप उसे बेहतर तरीके से कर सकें और लोगों को उसकी जरूरत भी। हाँ, कोक और पेप्सी, कोक और पेप्सी की भी एडवर्टाइजिंग में देखो थोड़ा फर्क है। कोक हमेशा फैमिली, हैप्पीनेस और फेस्टिवल्स और इसको टारगेट करता है, भाई बहनों का प्यार, फैमिली का प्यार, कोई जबरदस्त फेस्टिवल्स आए, सारे लोग साथ बैठे हुए हैं, फैमिली गैदरिंग, हैप्पीनेस, ऐसी चीजों को टारगेट करता है। पेप्सी की जब भी तुम ऐड देखो, रोड पे कोई ना कोई नाच रहा हो, किसी कॉलेज के बाहर, किसी यूनिवर्सिटी के बाहर रोड के ऊपर अचानक से सेट लग जाएगा, अचानक से जूनियर आर्टिस्ट आ जाएंगे, अचानक से जो है सिंगर विंगर आ जाएंगे, कोई ना कोई नाचना जो है वो शुरू कर दे। तो सारा का सारा फोकस जो है वो पेप्सी का यूथ के ऊपर, और ये जो फालतू के हमारे जज्बात होते हैं, जुनून के ऊपर, जोश के ऊपर, ये सब 28-30 की उम्र में निकल जाता है। जब जिंदगी की हकीकतें पता चलती हैं, पता चलता है भाई कुछ भी नहीं था, सब बेकार की बातें। 12 पेप्सी हमेशा इस चीज को टारगेट करता है और हमेशा अपने आप को ब्रांडिंग उन्होंने इस तरह से की है कि फिर अगर आप माउंटेन ड्यू की बात करें, एक टाइम पे जो ड्यू की कैंपेनिंग थी वो सारी स्पोर्ट्स के अराउंड थी। रेड बुल वगैरह की कैंपेनिंग है वो सारी स्पोर्ट्स और स्टैमिना और जो है वो हिम्मत और इन चीजों के अराउंड है। डर के आगे जीते, इस तरह की पंच लाइन्स वगैरह भी हुआ करती थी। तो बहरहाल पोजिशनिंग देखी जाती है कि ब्रांड में क्या पोजिशनिंग वहाँ पे जो है वो क्रिएट की जाती है। दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, मतलब आप इस पे मेरे साथ बैठेंगे, मैं पूरा पूरा दिन इन चीजों पे जो है वो बात कर सकता हूँ। दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स टू टॉक अबाउट। लेकिन बहरहाल वक्त की कमी के बायस मैंने थोड़ा सा इसको यहाँ पे समराइज कर दिया। सर स्ट्रेटेजिक चॉइस में क्या आता है? स्ट्रेटेजिक चॉइस में मियाँ ये आता है
that how do you outweigh the competition? How would you fight the competition? आप एक बार आ गए, अब बताएं जी कंपटीशन को कैसे फाइट करेंगे, किस तरीके से जो है वो कंपटीशन को आउटवे करेंगे। तो सर यहाँ पे कुछ हमारे पास स्ट्रैटेजीज होती हैं। एक स्ट्रैटेजी होती है भाई सस्ता बनाओ सस्ता बेचो। कॉस्ट लीडरशिप को मतलब सस्ता बनाना है, सस्ता बेचना नहीं है। अगर कोई कंपटीशन नहीं है और मैं एक चीज सस्ती बना रहा हूँ तो मुझे किसने कहा मैं सस्ती बेचूं? ठीक है, मेरा एक जो हो सकता है एक रहमदिली हो सकती है कि चलो मैं सस्ता बेच देता हूँ, लेकिन अगर मैं एक चीज ऐसी प्रोड्यूस कर रहा हूँ कि मार्केट में और किसी के पास नहीं है और लोगों को उसकी जरूरत है, लोगों को उसकी जरूरत है, तो फिर मैं क्यों सस्ता बेचूं? 10 रियाल का क्रूड ऑयल निकलता है, $10 सॉरी, $10 का क्रूड ऑयल निकलता है जमीन से, बेचते हैं ना ये 60 70 80 डॉलर का बेचते हैं, बिल्कुल बेचते हैं। जरूरत है दुनिया को, दुनिया लेगी। कभी कभी $15 $20, अब जाके उनकी कॉस्ट जो है वो $40 45 आना शुरू हुई है, लेकिन एक टाइम पे तो $4 में भी पेट्रोल निकलता था, क्रूड ऑयल निकलता था, $4 में भी निकलता था, तब भी ये 45 50 60 65 का बेचते थे। तो कॉस्ट लीडरशिप तो आ गई ना, लेकिन आप सस्ता बेचोगे ये डिपेंड करता है आपकी कॉम्पिटिशन पे। तो कॉस्ट लीडरशिप का माइकल पोर्टर का पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि भाई तुम सस्ता बनाओ, जहां तुम्हें लगे कि कॉम्पिटिशन तुम्हारा मार्केट शेयर ले रहा है, तुम चीज की प्राइस सस्ती करो और बेच दो। तो फिर कॉस्ट लीडरशिप किस तरह के प्रोडक्ट्स में होती है? सर अमूमन ये जो स्टैंडर्ड किस्म के बेसिक प्रोडक्ट्स होते हैं वहां पे आप कॉस्ट लीडरशिप अचीव कर सकते हैं। अब आप जाके रोल्स रॉयस वाले को बोलोगे कॉस्ट लीडरशिप अचीव करो, बोलेगा भाई मेरा ये टारगेट ही नहीं, मैंने इतने वॉल्यूम में बेचना ही नहीं, मैं तो एक फोकस्ड स्ट्रैटेजी पे चल रहा हूँ। दुनिया का टॉप 1 या 2% मेरा कस्टमर बेस है, बाकी 98% से मुझे कोई सरोकार ही नहीं। मैं सिर्फ 1-2% लोगों को टारगेट करता हूँ, 6 महीने में एक दफा एक गाड़ी बनाता हूँ, 6 महीने में गाड़ी बना के किसी को सप्लाई कर देता हूँ। बहुत ज्यादा कोई बड़े वॉल्यूम पे प्रोड्यूस भी नहीं करते हैं। ज्यादातर चीजें उसमें हैंडमेड होती हैं, मशीनरी डिपेंडेंट कम होती है, क्योंकि मशीन होगी फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा लगेगी, बड़े बड़े प्लांट होंगे तो बहुत सारी चीजें वो अपने हाथों से करते हैं, एक्सेप्ट फॉर द इंजीनियरिंग पार्ट, जो डेकोरेशन होती है, जो उसकी इसकी फिनिशिंग होती है सारी, वो हैंड वो उससे होती है, हाथों से होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं है तो कॉस्ट फिक्स कॉस्ट जस्टिफाई नहीं होती। फोकस्ड डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी कहेंगे इसको, ठीक है। फिर दूसरा तरीका होता है हमारे पास यहाँ पे डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन का मतलब है सर आप प्राइस नहीं कम करना चाहते, अच्छा प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, बिल्कुल, तो फिर कंपेटिटर से कुछ अलग करो, समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द कंपेटिटर, समथिंग डिफरेंट, कोई ना कोई चीज आप यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट करें, ठीक है। समथिंग यूनिक, समथिंग डिफरेंट, कोई चीज आप यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट करें, थोड़ी सी यूनिक करें, थोड़ी सी अलग करें, ऐसी करें जो और कोई कंपटीशन यहाँ पे जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रहा। अब इसकी क्लासिकल एग्जांपल इन ड्राइव, करीम था, आया, पहले तो टैक्सी मॉडल था, करीम ने कहा हम इसको बदल के रख देंगे, डिसरप्टिव काम किया, आए बदल दी, आज हमें पता भी नहीं है, 3 दिन 4 दिन डेटा बंद था। कभी कभी ऐसा होता है ड्राइविंग के आदमी को हिम्मत नहीं हो रही होती, तो ऐसा होता है यार चलो इन ड्राइव में चले जाते हैं, करीम में चले जाते हैं, डेटा बंद था, मैंने कहा यार अब तो कुछ भी हो जाए ड्राइव करके ही जाना पड़ेगा, कहीं भी जाएंगे ड्राइव ही करनी है, डेटा तो है नहीं, कैसे मंगवाएंगे, कहीं पर भी होंगे तो कैसे मंगवाएंगे। कि जिस दिन एहतजाज हुए सारे, मेरे कुछ ऑफिस के काम थे और मुझे 1-2 लोगों से जो मिलना था, तो मैं ये पीसी होटल में था, PIDC के पास जो है, 1-2 लोगों से मुलाकात करनी थी, फिर अपने कुछ काम के लिए जो PCHS जाना था, और वो डिले नहीं हो सकते थे, दे कुडंट बी डिलेड, कुछ भी कर लो मैं, डिले नहीं हो सकते थे वो काम। तो मैंने उसी सिचुएशन में, जो इतना ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा था, शारा फैसल बंद था, वो सारी चीजें मैंने जो है निपटाई। रात में मुझे ऐसा होता है कि घर जाने के लिए मैं गाड़ी यहीं पे जो है वो छोड़ देता हूँ, इन ड्राइव में चला जाता हूँ, सुबह आके यहीं से पिक कर लूंगा, तो पता चला जी डेटा ही नहीं चल रहा, कुछ मंगवा ही नहीं सकते आप। बहरहाल तो उन्होंने मॉडल जो है डिस्टर्ब किया, मॉडल डिस्टर्ब करने के बाद जब इन ड्राइव आया, इन ड्राइव भी कुछ डिफरेंट किया, उन्होंने कहा हम यही इसी तरह का मॉडल जो है वो दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंट ये है कि आप अपनी प्राइस खुद बार्गेन करो, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ पीक फैक्टर, पीक फैक्टर नहीं लगेगा, आपको बैठते वक्त पता होगा आपका किराया कितना लग रहा है, बस आप बुकिंग ऐप के थ्रू करोगे, आपके साथ जो है वो ड्राइवर बदतमीजी नहीं कर सकता कि जी मैं पैसे बढ़ा रहा हूँ, मैं गाड़ी यहाँ रोक रहा हूँ, उसने जो बात तय कर दी वो कर दी, आपने लोकेशन डाल दी, उसने मैप पे एग्जैक्टली देख लिया आपको कहाँ जाना है, और आपके पैसे जो है वो तय हो गए। तो उन्होंने कुछ डिफरेंट करके दे दिया। तीसरी जो स्ट्रैटेजी होती है वो होती है फोकस। अब देखो फोकस का मतलब सस्ता बनाना या डिफरेंट करना नहीं है, फोकस का मतलब है कि आप एक बहुत ही स्पेसिफिक नीश को टारगेट करते हैं, वेरी स्पेसिफिक नीश, पूरी एंटायर मार्केट को टारगेट करने के बजाय आप स्पेसिफिक नीश को जो है वो टारगेट करते हैं कि ये स्पेसिफिक लोग, इन स्पेसिफिक लोगों के लिए मैं काम करता हूं, चाहे आप सस्ता बनाएं या आप महंगा बनाएं, चाहे आप प्रीमियम चीज बेचें
या आप स्टैंडर्ड चीज बेचें। मिसाल के तौर पे मेरी जीन्स की फैक्ट्री है, ठीक है, जीन्स बनाता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ 11 साल से के बच्चों से लेके 16 साल तक के बच्चों के लिए बनाता हूँ, बस। सबके लिए नहीं बनाता, सबके लिए नहीं बनाता। तो प्राइमरीली मैं काम तो एक सस्ती गारमेंट की कंपनी है मेरी, एक सस्ती सी जीन्स बनाता हूँ 1200 रुपए की, 1000 रुपए की, बहुत सस्ती प्रोड्यूस कर लेता हूँ, मुझे 300-400 रुपए घर में पड़ती है, मैं 1000 रुपए की बेच देता हूँ, बीच में डिस्ट्रीब्यूटर को, होलसेलर को थोड़ा बहुत मार्जिन दे देता हूँ। तो फोकस का मतलब नीश को टारगेट करना है। फोकस्ड डिफरेंशिएशन भी हो सकती है, फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप भी हो सकती है, फोकस सस्ता बनाना भी हो सकता है, फोकस महंगा बनाना भी हो सकता है। फोकस का मतलब एक नीश को फोकस करना है, ठीक है ना। तो फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप एंड फोकस्ड डिफरेंशिएशन, बोथ आर द मॉडल्स ऑपरेटिंग ओवर हियर। जैसे मैंने आपको गारमेंट्स की एग्जांपल दी, जीन्स की, मैं सस्ती सी जीन्स बनाता हूँ और बनाने वालों से कम बनाता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक कैटेगरी को टारगेट करता हूँ। कुछ होते हैं वो सिर्फ जो है वो बेबी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, अब वो जीन्स भी बनाई तो जी 2 से 3 साल तक के बच्चे के लिए, वो उस तरह लिखते हैं 0 to 3, अब 0 नहीं होता, कम से कम एक दिन का तो होता है। तो जो है वो 6 महीने से 3 साल तक के बच्चों को उन्होंने टारगेट कर लिया है, 3 महीने से 3 साल तक के बच्चों को टारगेट कर लिया। बहुत ही स्पेसिफिक टारगेट मार्केट है, बहुत ही स्पेसिफिक नीश है। एक पूरी मार्केट को कैटर नहीं कर रहे, जीन्स पहनने वाले तमाम को कैटर नहीं कर रहे, बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही छोटा एक सेगमेंट उठाया, उसी सेगमेंट के ऊपर भी जो है उसके ऊपर जो है वो काम कर। फिर इसमें आप और स्पेसिफिक कर लो, और स्पेसिफिक क्या, सिर्फ फीमेल बेबी प्रोडक्ट्स, लड़कियों के लिए जो 6 महीने से 3 साल की बच्ची हैं उनके लिए हम बनाते हैं प्रोडक्ट। ये और स्पेसिफिक हो गया, और भी स्पेसिफिक हो गया। बहरहाल है प्रीमियम चीज, या हो सकता है कि सस्ती सी चीज हो, लेकिन बनाते से उसके लिए एक एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए, सबके लिए वो अवेलेबल नहीं है। एन एंटिटी कैन हैव बोथ मॉडल ऑफ फोकस फॉर 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स, राइट, बिल्कुल ऐसा है, लेकिन मुश्किल हो जाएगा, एक्सपर्टीज नहीं होती यार किसी की दोनों जगह पे खेलने की। किसी की रोल्स रॉयस वाली एक्सपर्टीज होती है, जो है वो बहुत ही प्रीमियम उस जगह पे जो है वो खेलते हैं, किसी की बहुत ही सस्ती वाली होती है, सस्ती जगह पे खेलते हैं। एंटिटी कैन हैव बोथ मॉडल, हाँ ठीक है, सही। अब दुबई की तुम एग्जांपल ले लो, दुबई इज अ वेरी हाई एंड प्रीमियम लोगों के लिए वो जगह है जो अफोर्ड कर सकते हैं, रह सकते हैं। लेकिन शारजा की अगर आप एग्जांपल लो तो मिडिल क्लास वहीं पर रहती है ज्यादातर, जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास वहां पे काम कर रही है, मजदूर तबका है, लेबर तबका है, जो पैसे बचाना चाहते हैं, घर भेजना चाहते हैं, अमूमन आप देखेंगे वो शारजा में रहते हैं। शारजा में रहते हैं, सुबह 50 मिनट 60 मिनट ड्राइव करके, सॉरी उसमें मेट्रो वगैरह में, या जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू आ जाते हैं, दुबई आ जाते हैं, काम करके शाम में फिर दुबई चले जाते हैं। बहरहाल ये दो कैटेगरीज हैं, दुबई ने बनाई नहीं है। 2 घंटे की तकरीबन ट्रैवलिंग है। अब मैंने रिसेंटली सुना है कि उस टाइम रिड्यूस हो गया, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, हो सकता है हो गया हो, ठीक है। और फिर एक स्ट्रैटेजी होती है यहाँ पे सर, लॉक इन स्ट्रैटेजी। आप एक प्रोडक्ट बेच दो, उसके बाद एक रिलेटेड प्रोडक्ट वो आपसे हमेशा खरीदते रहेंगे, हमेशा खरीदते रहेंगे। इसकी जबरदस्त एग्जाम्पल सर प्रिंटर और कार्ट्रिज, इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल सर डायबिटीज का जो ग्लूकोमीटर होता है, जो घर में आप, अल्लाह ना करे इसी घर में हो किसी को, लेकिन अगर किसी को है तो आप देखिएगा ग्लूकोमीटर के ऊपर एक स्ट्रिप लगती है। ग्लूकोमीटर एक दफा बेच दिया आपने, आप स्ट्रिप सारी जिंदगी भर बेचते रहो। प्रिंटर एक दफा बेच दिया, कार्ट्रिज सारी जिंदगी भर जो है वो बेचते रहो। सिम कार्ड एक दफा बेच दिया, बैलेंस अब सारी जिंदगी बेचते रहो। ये लॉक इन स्ट्रैटेजी होती है। सिम कार्ड हो गया आपका, ये वाली एग्जांपल्स हो गई। फाउंटेन पेन में इंक कहाँ स्पेसिफिक है भाई, इंक तो मैं किसी भी कंपनी की जो है वो परचेस कर सकता हूँ। नॉर्मल जो इंक पेन होती है, डॉलर वाली इंक पेन, मुझे याद है स्कूल में हम इस्तेमाल किया करते थे। इंक तो मैं किसी की भी यूज कर सकता हूँ ना, आपको उसी कंपनी की वो चीज लेनी पड़ जाती है। अब जैसे एप्पल की स्टोरेज, आई क्लाउड की जो स्टोरेज है, आईफोन आपने एक दफा ले लिया, अब आप आई क्लाउड स्टोरेज ही लोगे, आप एप्पल के ही प्रोडक्ट्स जो है वो परचेस करोगे। तो एप्पल अपना फोन बेच के, लैपटॉप बेच के, एयरपोर्ट्स बेच के, आईपैड बेच के आपको लॉक कर लेता है। अब आपने पेन भी उन्हीं का लेना है, आपने स्टोरेज भी उन्हीं की बाय करनी है, आपने ऐप स्टोर भी उन्हीं का यूज करना है, आपने प्रोडक्ट्स भी उन्हीं के यूज करने हैं, आपने डेवलपमेंट के टूल्स वगैरह भी उन्हीं के यूज करना है, बहुत सारी चीज आपको उनकी यूज करनी है। जिसका वो अलाउ करते हैं ठीक है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स वो अलाउ करते हैं, वन नोट वगैरह चलता है, लेकिन जिसका वो नहीं अलाउ करते, नहीं अलाउ करते, नहीं चल सकता, ठीक है। कई बार लॉक इन स्ट्रैटेजी के अंदर जो है वो आ सकता है। नौशीन कहती है सर लॉक इन स्ट्रैटेजी कंपनी का क्वेश्चन किस तरह आ सकता है, हो सकता है आपको कंपनी का केस दे दिया जाए, वो बोला जाए आइडेंटिफाई करो कौन सी स्ट्रैटेजी चल रही है, तो हो सकता है लॉक इन स्ट्रैटेजी वहां पे आपको नजर आए। हो सकता है एक कंपनी की सिचुएशन दे दी जाए और पूछा जाए कि बताओ कंपनी को यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो आप वहां पे लॉक इन स्ट्रैटेजी के बारे में बता सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक प्रिंटर बनाने वाली कंपनी का केस आपको दे दिया और बोला जी कंपनी की सेल्स नहीं बढ़ रही, आपने देखा प्रिंटर भी बिक रहा है, कार्ट्रिज भी बिक रहा है, तो आपने आंसर में लिखा कि भाई ये काम करो, प्रिंटर को ब्रेक इवन पे बेच दो, कार्ट्रिज से पैसे कमाओ, कार्ट्रिज थोड़ा महंगा कर दो, प्रिंटर थोड़ा सस्ता कर दो।
एक दफा प्रिंटर लोगों ने सस्ता करके ले लिया, अब वो कार्ट्रिज जिंदगी भर लेते रहेंगे, कार्ट्रिज उनको महंगी पड़ेगी, 4 साल 5 साल 6 साल जब तक वो प्रिंटर यूज करेंगे, क्योंकि प्रिंटर बदलना आसान नहीं है। 12 14 15 हजार 20 हजार आपके प्रिंटर के ऊपर लग जाते हैं, कार्ट्रिज आप जिंदगी भर लेते रहते हैं प्रिंटर। तो आप प्रिंटर को सस्ता कर दें ताकि पहले लोग प्रिंटर उठा लें आपका, उसके बाद फिर आपकी जो एंसिलरी प्रोडक्ट्स हैं, एंसिलरी सर्विसेज हैं, वो सारी की सारी वो परचेस करते रहेंगे। समझ में आ रही है बात? गाड़ियों की किस्मत है यार, आप देखें ये जो डीलरशिप, जो गाड़ियों की डीलरशिप होती है, मैं शोरूम की बात नहीं कर रहा, शोरूम तो किसी की भी गाड़ी रख सकते हैं ना, मैं डीलरशिप की बात कर रहा हूँ। जो एक कंपनी का एक डीलर होता है, डीलर जो जिसके पास उसी कंपनी गाड़ी मिलती है, अब आप उस डीलरशिप के पास जाएं, डीलरशिप का एक तरीका कार है, वो 1-1.5% के ऊपर गाड़ी बेच देते हैं। यानी मिसाल के तौर पे अगर 50 लाख की गाड़ी है तो उनके 50 हजार या 75 हजार गाड़ी पे बनेंगे, या 1 लाख रुपए मैक्सिमम बन जाएंगे। अब आप सोचें इतनी पॉश जगह पे उन्होंने अपनी डीलरशिप खोली हुई होती है, स्टाफ रखा होता है, एम्बियंस होता है, चीजें होती हैं, वो कैसे लाख रुपए के ऊपर गाड़ी बेच रहे हैं? इतना कोई वॉल्यूम गाड़ियों का थोड़ी आता है, बहुत हुआ आपने मिसाल के तौर पे 50 गाड़ियां बेच दी यार, आपने 60-70 गाड़ियां बेच दी, एक डीलरशिप ने 100 गाड़ियां बेच दी, 100 गाड़ियों से भी बहुत हो गया, आपके 50 लाख रुपए बन रहे हैं। आपका तो रेंट ही कोई 12-15 लाख रुपए उस शोरूम का रेंट होगा, 15-17 लाख रुपए, फिर सैलरीज हैं, चीजें हैं, एक्सपेंसेस हैं, सब निकालना। वो कमाते हैं सर्विसेज से। जो आपकी गाड़ी सर्विस होने जाती है ना, महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, हर 3 महीने बाद, 4 महीने, ये जो ऑयल चेंज के लिए, सर्विसिंग के लिए, इंस्पेक्शन के लिए जो गाड़ियां जाती हैं, असल धंधा डीलरशिप का वहां पर है, असल वहां पर है। और कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग करके है, ठीक है। सर फ्रेंचाइजिंग लॉक इन से कनेक्ट हो सकती है, देखो अलग अलग चीज है। फ्रेंचाइज मतलब मैं अपने प्रोडक्ट की फ्रेंचाइज किसी को दे रहा हूँ। अब मेरा प्रोडक्ट लॉक इन स्ट्रेटेजी वाला भी हो सकता है, बगैर लॉक इन स्ट्रेटेजी वाला भी हो सकता है। ब्रॉडवे पिज्जा की फ्रेंचाइज अवेलेबल है, लेकिन क्या उसमें कोई लॉक इन स्ट्रैटेजी है? नहीं सर। क्या लॉक इन कर रहा है ब्रॉडवे? केएफसी की फ्रेंचाइज अवेलेबल है, केएफसी कोई लॉक इन काम कर रहा है? नहीं। केएफसी की चिकन एक बार लेने से आप जिंदगी भर केएफसी का कुछ थोड़ी परचेस करते हैं, कोई लॉक इन स्ट्रैटेजी नहीं। भारत फ्रेंचाइजिंग को जबरदस्ती उससे क्यों लिंक कर रहे हो? क्या लिंक है दोनों, क्या कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं। दो अलग अलग डायरेक्शन हैं, दो अलग अलग बातें हैं। ये चौथी आपकी लॉक इन स्ट्रैटेजी आ जाती है। तो ये कंपटीशन से लड़ने के और कंपटीशन को जवाब देने के तरीके हैं। देखो दो ही चीजों पे तुम कंपटीशन से खेल सकते हो, दो ही चीजों से, एक प्राइस, दूसरा फीचर्स। प्राइस एंड दूसरा फीचर्स। फीचर्स से मतलब वैल्यू, जो वैल्यू आप उनको डिलीवर कर रहे हैं, जो बेनिफिट आप उनको डिलीवर कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आपका पूरा एक स्ट्रेटेजिक क्लॉक का कॉन्सेप्ट आता है कि आपका प्रोडक्ट स्ट्रेटेजिक क्लॉक पे कहाँ फॉल कर रहा है। अगर प्राइस आप ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, बेनिफिट्स उतने नहीं दे रहे, आपकी स्ट्रेटेजी फेल हो जाएगी। अगर आप प्राइस कम चार्ज कर रहे हैं, बेनिफिट्स उतने ही दे रहे हैं, नो फ्रिल कहलाता है। प्राइस कम चार्ज कर रहे हैं, थोड़े बेनिफिट ज्यादा दे रहे हैं, तो वो इकोनॉमिकल और एक अच्छे बेहतर प्रोडक्ट के अंदर आ जाता है। फिर एक हाइब्रिड स्ट्रेटेजी होती है जहां पे आपकी प्राइस अभी भी कम है लेकिन फीचर्स बहुत अच्छे और डिफरेंट फीचर्स हैं। और फिर ये कि आप डिफरेंट फीचर्स के लिए एक डिफरेंट प्राइस भी चार्ज कर रहे हैं, वो डिफरेंशिएशन के एम्बिट के अंदर आ जाता है। तो ये पूरा यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक क्लॉक का भी हमारा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है। ये सब मैंने यूट्यूब की समरी वीडियोस के अंदर जो है वो डिफाइन किया हुआ है। आप जाएं, वो 20-20 25-25 मिनट के 13 लेक्चर्स हैं, देख लें पूरा एसपीएम आपका इंशाल्लाह 90% उसके अंदर जो है वो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। इस स्ट्रेटेजिक क्लॉक का भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है। सर अब एक दफा ये कंपनी आगे बढ़ गई, उसने कॉम्पीट भी कर लिया, ये भी कर लिया, अब जब कंपनी ग्रो करती है, स्ट्रेटेजिक ग्रोथ, ग्रोथ या डेवलपमेंट, वहां पे हमारे पास जो है वो क्या तरीका कार होता है। उसमें देखो एक तरीका तो एंड्स ऑफ ग्रोथ मैट्रिक्स है, एक मॉडल है आपके पास पूरा ये। एंड्स ऑफ ग्रोथ मैट्रिक्स ये बताता है कि भाई पहले किसी एक प्रोडक्ट के अंदर, कोई एक प्रोडक्ट आपके पास है, उसमें मार्केट पेनिट्रेट कर लो, किसी एक प्रोडक्ट में अपने कदम जमा लो, उसको कहते हैं मार्केट पेनिट्रेशन। वन प्रोडक्ट वन मार्केट, पेनिट्रेट कर जाओ, वन प्रोडक्ट वन मार्केट। जैसे फूड पांडा सबसे पहले मिसाल के तौर पे कराची में आया, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कराची एक मार्केट, फूड पांडा फूड डिलीवरी एक प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट फूड डिलीवरी एक मार्केट कराची, पेनिट्रेट कर जाओ पहले, यहाँ पे अपनी मार्केट बना लो, कस्टमर्स बना लो, डाउनलोड्स ले आओ, यूजर्स ले आओ, कस्टमर्स ले आओ, रेवेन्यू ले आओ, साबित कर दो कि आपका प्रोडक्ट ये चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। फिर दूसरा तरीका होता है, अब आप करें इसी प्रोडक्ट को दूसरी मार्केट्स में लेके जाएं, इसको कहते हैं मार्केट डेवलपमेंट। फिर आप ये करेंगे जी इसी इन्हीं मार्केट्स को दूसरे प्रोडक्ट देना शुरू करें, जैसे पांडा मार्ट वगैरह, तो ये हो जाती है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और फिर उसके बाद आ जाता है आखिरी हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब हमारे प्रोडक्ट्स भी नए हैं
और हमारी मार्केट्स भी नहीं है। फिर रिलेटेड और अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन होती है। रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन में जहाँ पे कुछ ना कुछ कहीं पर हमारे या तो रिसोर्सेज काम आ रहे होते हैं या एक्सपर्टीज काम आ रही होती है। जैसे कल मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि सीमेंट की कंपनीज अक्सर अपनी बिजली खुद बनाती हैं, तो उन्हें बिजली बनाना आती है। तो एक सीमेंट कंपनी है लकी सीमेंट, जिन्होंने अपना एक आईपीपी खोल लिया है, लकी इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड खोल लिया है। बिजली बनाना आती है, बिजली यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो कभी कभी आपकी रिलेटेड एक्सपीरियंस के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं। बिजली का खरीदार वो नहीं है जो सीमेंट खरीद रहा है, बिजली का खरीदार नेपरा है या गवर्नमेंट है, उसको बेच रहे हैं। खरीदार बिल्कुल अलग है, प्रोडक्ट भी बिल्कुल अलग है। बाहर आंखों से देखो तो सीमेंट और बिजली का कोई लिंक समझ ही नहीं आता, लेकिन कंपनी के पास उसको बनाने का एक एक्सपीरियंस था, इसलिए उसको रिलेटेड प्रोडक्ट कह रहे हैं, इसलिए उसको रिलेटेड प्रोडक्ट कह रहे हैं, ठीक है। तो डाइवर्सिफिकेशन के अंदर आ जाता है। फिर डाइवर्सिफिकेशन में अगर आप रॉ मटेरियल की तरफ जा रहे हैं, रॉ मटेरियल की सप्लाई चेन अपने हाथ में ले रहे हैं, तो ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन है। अगर आप सेल्स चैनल अपने हाथ में ले रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन अपने हाथ में ले रहे हैं, तो ये फॉरवर्ड फॉरवर्ड वर्टिकल जो है वो इंटीग्रेशन। फिर एक हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन होती है जहां पे आप रिलेटेड प्रोडक्ट्स में करते हैं, जैसे कि मैंने बिजली वाली एग्जांपल दिया। अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन के अंदर बिल्कुल ही आप कॉन्ग्लोमरेट की तरफ जाते हैं कि जी एक तरफ आप एयरपोर्ट चला रहे थे, दूसरी तरफ आपने डिटर्जेंट की कंपनी खरीद ली। अब कहाँ एयरपोर्ट चलाना और कहाँ डिटर्जेंट की कंपनी, दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। सर मार्केट कंसोलिडेशन कॉन्सेप्ट इज सेम एज मार्केट पेनिट्रेशन, इज देयर एनी डिफरेंस? देखो मार्केट कंसोलिडेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, वो छोटे प्लेयर्स को एक्वायर करना शुरू कर देते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता मार्केट कंसोलिडेट हो रही है। पहले इस मार्केट के अंदर 100 कंपेटिटर्स थे, 100 लोग प्रोवाइड कर रहे थे। अब बड़ी कंपनीज ने छोटी कंपनीज को एक्वायर करना शुरू कर दिया। आहिस्ता 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 अब ये चंद प्लेयर्स के हाथ में कंसोलिडेट होती जा रही है। आखिर में आते आते 6, 8, 10 प्लेयर्स रह जाएंगे जो इस मार्केट के अंदर जो है वो बेसिकली ऑपरेट कर रहे होंगे। इसको मार्केट कंसोलिडेशन कहा जाता है। जैसे फिनटेक के अंदर पेमेंट वॉलेट्स बहुत सारे निकले और बहुत सारों को बड़ी कंपनीज ने एक्वायर कर लिया। तो कंसोलिडेशन का मतलब है कि आप कंसोलिडेट होते होते चंद 2-4 बड़े प्लेयर्स रह जाएंगे जो इस तरह की चीज को जो है वो ऑपरेट कर रहे होंगे, बाकी कोई जो है वो नहीं कर रहा। फूड पांडा इज नाउ फॉलिंग अंडर डाइवर्सिफिकेशन, इट इज अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, राइट? यार कहीं ना कहीं जो वो काम कर रहे हैं ना, वो अगर उनके प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो वो रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन कहलाएगी। जैसे सब्जी वब्जी की डाइवर्सिफिकेशन जो कर रहे हैं, इनके काम और इनके एक्सपर्टीज के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं इसका लिंक आ जाता है, फूड से रिलेटेड लिंक आ जाता है। अब फूड पांडा उठ के बिल्कुल ही कोई डिफरेंट काम करना शुरू कर दे, मिसाल के तौर पे नेस्ले वेस्ले की कोई सब्सिडरी खरीद ले, वो बिल्कुल ही अलग तरफ आप जो है वो निकल गए, वो अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन में आएगा। लेकिन फूड पांडा का एक पेमेंट, अब जैसे अमेजॉन, अमेजॉन एक पेमेंट वॉलेट ऑलरेडी ऑपरेट कर रहा था। अमेजॉन ने उसको एक वॉलेट के तौर पर इंट्रोड्यूस कर दिया। वो कैसे कर रहा था कि जब माल रिटर्न होता था तो पैसे रिटर्न नहीं होते थे, पैसे वॉलेट में रहते थे, मतलब अकाउंट में रहते थे, आप जब चाहे यूज कर लें। अब अमेजॉन ने अपना खुद का वॉलेट निकाल लिया, बोला यही पैसे हम रखेंगे। एप्पल ने भी यही काम किया, गूगल ने भी यही काम किया, अपने वॉलेट्स बनाना शुरू कर दिया। तो मिलता जुलता प्रोडक्ट था, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट उसके अंदर जो है वो सारा मामला था। एक ही सेम मार्केट को उन्होंने नया प्रोडक्ट ऑफर कर दिया। वही बंदा जो गूगल को अमेजॉन को यूज करने आता था, अब उसे वॉलेट सर्विसेज भी मिल गई हैं, वो अपनी मुख्तलिफ पेमेंट्स के लिए उस वॉलेट को इस्तेमाल कर सकता है। तो ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बेसिकली यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगी। सेम मार्केट को आपने नया प्रोडक्ट दे दिया, ठीक है। फिर जब आपका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा आपका पोर्टफोलियो जब बढ़ जाता है, तो इसी पोर्टफोलियो को एनालाइज करने के लिए, यहाँ पे आपका ये पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब यहाँ पे इसी पोर्टफोलियो को एनालाइज करने के लिए हमारे पास एक मॉडल है जो है बीसीजी मैट्रिक्स। बीसीजी मैट्रिक्स के अंदर देखो तो फिर आप आ जाता है आपके पास स्टार, कैश काउ, प्रॉब्लम चाइल्ड और डॉग। ये बहुत अच्छा जो है वो मॉडल है। जब एक मार्केट ग्रोइंग है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को थोड़ा सा समझना, ये रिवीजन करने के बाद में ब्रेक देता हूँ, फिर हम नया सवाल करेंगे। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को समझना, एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है, ग्रोथ फेज में जाता है, मेच्योर होता है, डिक्लाइन हो जाता है। आईपॉड आते थे, लोग पॉकेट में रखते थे, MP4 प्लेयर था, उसमें गाने बजते थे, सॉन्ग्स प्ले होते थे, उसको मार्केट किया था 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट। इंट्रोड्यूस हुआ, हाइप मिली, अच्छी ग्रोथ मिली, बहुत सेल्स ऊपर गई, मेच्योर हो गया, स्मार्टफोन में जगह लेना शुरू की, डिक्लाइन कर गया, खत्म होगी बात। आज यही प्लेयर आपके फोन के अंदर मौजूद है, आप एयरपॉड्स लगाते हैं, फोन के थ्रू ही सुन लेते हैं, अलग से आपको किसी प्लेयर को जेब में रखने की जरूरत नहीं है। DSLR कैमरास आए, हाइप मिली, ग्रोथ पकड़ी, इवेंचुअली सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स अब इसको इस्तेमाल करते हैं। आम घरों में इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। ओप्पो के, वीवो के, हुआवे के, सैमसंग के फोन्स में इतने जबरदस्त कैमरा आने लगे कि अब शायद कंटेंट क्रिएटर भी कैमरा वो नहीं यूज करें, वो फोन से ही अपने ब्लॉग्स वगैरह जो है वो शूट कर लेते हैं। इतने जबरदस्त कैमराज
फोन के अंदर आने लगे, आईफोन वगैरह के अंदर। तो हर प्रोडक्ट की अपनी इंट्रोडक्शन होती है, ग्रोथ होती है, मेच्योरिटी होती है, डिक्लाइन होती है। मार्केट ग्रोइंग है और आपका मार्केट शेयर हाई है, इफ नॉट यूर द लीडर, जरूरी नहीं है आप मार्केट लीडर हो, आप मार्केट लीडर नहीं है लेकिन आपका मार्केट शेयर हाई है, आपका मार्केट शेयर वहां पे हाई है, तो ऐसी जगह को कहते हैं बेसिकली स्टार प्रोडक्ट। एनोटेशन मत करें प्लीज, एनोटेशन चलती क्लास में आपको किसने गाएगा, आप ये छेड़खानी करें, ठीक नहीं। जो चीजें तकलीफ दे रही है उनको निकलवा दो भाई। तो कहने का मकसद मार्केट भी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, बहुत ज्यादा ग्रोइंग मार्केट है, और आप जो है वो अपना प्रोडक्ट भी आपका मार्केट लीडर है या उसके करीब करीब है, एक हाई मार्केट शेयर मकसद है उसका, मार्केट शेयर उसका हाई है। हाई कैसे पता चलेगा? मिसाल के तौर पे देखो, अगर मार्केट लीडर का जो मार्केट शेयर है वो 25% के आसपास है और कोई 12, 15, 20 प्लेयर्स हैं इंडस्ट्री के, तो इसमें 12, 13% का शेयर भी एक हाई मार्केट शेयर कहलाएगा, 2, 3% एक लो मार्केट शेयर कहलाएगा। सर एक इंडस्ट्री है उसमें 10,000 प्लेयर्स हैं और जो मार्केट लीडर है ना उसका मार्केट शेयर 3% है, तो अब 1.5% भी एक हाई मार्केट शेयर कहलाएगा, 1% भी एक हाई मार्केट शेयर कहलाएगा, क्योंकि हजारों प्लेयर्स हैं। तो एक हाई मार्केट शेयर होना चाहिए। वैसे ग्रोथ मार्केट में हजारों प्लेयर्स नहीं होते, जब मेच्योरिटी आती है तब प्लेयर्स ज्यादा होते हैं, डिक्लाइन के वक्त ज्यादा होते हैं। आपके प्रोडक्ट का मार्केट शेयर भी हाई है और मार्केट भी ग्रोइंग है, स्टार प्रोडक्ट कहलाएगा। आपके प्रोडक्ट का मार्केट शेयर हाई है, आप अच्छा कैश इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मार्केट ग्रोइंग नहीं है, मेच्योरिटी डिक्लाइन की तरफ है, कैश काउ कहलाएगा। कैश काउ से पैसे निकालो, स्टार पे लगाओ, प्रॉब्लम चाइल्ड पे लगाओ। कैश काउ से पैसे लेते रहो जब तक मार्केट उसकी डिक्लाइन नहीं हो जाती, जब तक उसकी मार्केट खत्म नहीं हो जाती, तब तक आप उसके कैश को जो है वो एंजॉय करते रहें, उससे पैसा निकालते रहें, खुश होते रहें, देखते रहें जी कितना कैश मेरे पास आ रहा है, आराम से उस पर जो है वो कैश को जो है वो एंजॉय करें। लेकिन उस पैसे को क्या करें, खा जाए? नहीं नहीं, उसको लगाओ स्टार प्रोडक्ट की पोजीशन को ऊपर करने में और मजीद ऊपर ले जाने में, और प्रॉब्लम चाइल्ड के मसाइल सॉल्व करने में। तीसरा है प्रॉब्लम चाइल्ड। सर मार्केट तो ग्रोइंग है, इंट्रोडक्शन या ग्रोथ फेज में है, हमारा शेयर इतना अच्छा नहीं है। तो हम क्यों अच्छा नहीं है? क्या हम कोई मार्केटिंग गलत कर रहे हैं? क्या हमारे प्लेयर्स, सॉरी, हमारी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है वो गलत है? हमारे प्रोडक्ट में मसला है, हमारे फीचर्स में मसला है, हमारे प्रोडक्ट में कंप्लेन्स आती हैं, हमें लोग परेशान करते हैं कंप्लेन का बता के, क्या मसला है? प्रॉब्लम चाइल्ड कहते ही इसलिए इसको क्योंकि इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपका प्रोडक्ट सुपीरियर परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा, उसका मार्केट शेयर बढ़ क्यों नहीं रहा, आपकी सेल्स बढ़ क्यों नहीं रही? जब डिमांड है मार्केट के अंदर, जब ग्रोथ है मार्केट के अंदर, लोग ऑप्ट कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की तरफ आ रहे हैं, देन व्हाई योर प्रोडक्ट इज नॉट परफॉर्मिंग, why your product is not getting close to the market leader or even higher than the existing market leader? कोई ना कोई प्रॉब्लम है यहाँ। तो ये हमेशा कंपेरेटिव होता है, हमेशा रिलेटिव होता है, हमेशा देखा जाता है कि जी लीडर का शेयर कितना है, कितने प्लेयर्स हैं, एवरेज शेयर क्या बन रहा है, हाई शेयर उससे ऊपर होगा। लेकिन अगर आपका लो शेयर है, मार्केट शेयर कम है, तो फिर आप कैटेगरी प्रॉब्लम चाइल्ड में फॉल करेंगे। फिर आ जाता है डॉग, जैसे मार्केट डिक्लाइनिंग है, आपका शेयर भी बेकार है, इसको या तो बंद करो या चलती हुई किसी लीडर को बेच दो। क्योंकि देखो आप अगर मार्केट में नहीं परफॉर्म कर पा रहे तो उस मार्केट का कोई ना कोई लीडर होगा, कोई ना कोई होगा जिसके लिए वो कैश का होगी, क्योंकि ग्रोइंग मार्केट तो नहीं है, मेच्योर या डिक्लाइन है, मेच्योरिटी या डिक्लाइनिंग की तरफ मार्केट है। तो कोई ना कोई प्लेयर ऐसा होगा जो वहां का लीडर होगा, जिसके पास हाई मार्केट शेयर होगा, उसको बेच दो बिजनेस को। बोलो तू कैश इंजॉय कर रहा है ना, तू और इंजॉय, तेरे पास इतनी इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, इतना बड़ा वॉल्यूम है, तू ये धंधा भी खरीद ले, इसकी दुकानें भी तेरी, इसके आउटलेट्स भी तेरे, इसका प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट भी तेरा, ये मशीनें भी तेरी, ये फैक्ट्री भी तेरी, बेच दें उसको? नहीं बेच सकते, बंद कर दें। और अगर बंद करने में नुकसान हो रहा है तो जब तक चला सकते हैं चलाएं, कोई बात नहीं, नुकसान करके बंद ना करें। थोड़ा बहुत हो सकता है आपको नफा आ रहा हो, 5 लाख रुपए 2 लाख रुपए महीना आ रहा हो, आप कमाएं, कोई बात नहीं, इस्तेमाल करें उस पैसों को। तो ये बहरहाल हमारी यहाँ पे स्ट्रैटेजीज होती है। हमेशा एक प्रोडक्ट अपनी लाइफ साइकिल में शुरू होता है, प्रॉब्लम चाइल्ड बनता है, प्रॉब्लम चाइल्ड से आप उसको स्टार की तरफ लेके जाते हो, जैसे ही मार्केट डिक्लाइन होती है वो अल्टीमेटली आके कैश काउ बन जाता है। ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए। और अगर आप प्रॉब्लम चाइल्ड के मसले सॉल्व नहीं कर पाए और वो मार्केट मेच्योरिटी डिक्लाइन की तरफ आ गए, तो अब आप डॉग की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। सो प्रॉब्लम चाइल्ड से अगर स्टार की तरफ जाओगे तो कैश काउ बनोगे, और प्रॉब्लम चाइल्ड से अगर आगे नहीं बढ़ पाओगे तो फिर सीधा सीधा डॉग की तरफ चले जाओ। So the case of problem child will apply value chain model and PLC model to identify the problem. देखो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए आप हर चीज को इवैल्यूएट करो, पूरी वैल्यू चेन को इवैल्यूएट करो, अपने प्रोडक्ट को इवैल्यूएट करो, फीचर्स को इवैल्यूएट करो, प्राइसिंग को इवैल्यूएट करो, प्रमोशन को इवैल्यूएट करो, मैन्युफैक्चरिंग को इवैल्यूएट करो, कहाँ पे मसला कर रहे हो, एग्जैक्टली किधर इश्यू आ रहा है, ये पूरा आपको यहाँ पे इवैल्यूएट करने की जो है वो जरूरत है। ठीक है, तो ये BCG मैट्रिक्स हमें हेल्प करता है कि हमें किस प्रोडक्ट को स्टार्ट करना है और किसको रोक देना है। 1 मिनट दीजिएगा, मेरी तरफ अजान हो रही है।
बिल्कुल स्ट्रेटेजिक क्लॉक भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइसिंग के अंदर तो कोई गड़बड़ नहीं है, फीचर्स के अंदर कोई गड़बड़ नहीं है। नोकिया की एग्जांपल बिल्कुल ऐसी ही है। नोकिया ने स्टार्ट लिया, स्टार्ट लेने के बाद वो एक स्टार प्रोडक्ट बना, स्टार प्रोडक्ट से वो एक कैश काउ की तरफ गया, लेकिन वो हार्डवेयर बेच रहे थे। हार्डवेयर की मार्केट डिक्लाइन हुई उसके साथ, वो भी डिक्लाइन कर गए, वो भी खत्म हो गए। वो चेंज ही नहीं हुए कभी, अपने आप को उन्होंने इनोवेट ही नहीं किया, नए प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल में वो गए ही नहीं। उनको प्रोडक्ट चेंज करने की जरूरत थी, हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर पे आने की जरूरत थी, तो वो आए ही नहीं। अपने प्रोडक्ट की हार्डवेयर की लाइफ साइकिल उन्होंने पूरी इंजॉय की, हार्डवेयर के सारे प्रॉफिट्स उन्होंने इंजॉय किए जो उस वक्त बन सकते थे। 95% मार्केट शेयर था। बिलाल कहते हैं सर डॉग प्रोडक्ट में लिखा हुआ है कि अगर प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा बट वो कैश काउ या स्टार को चलाने में जरूरी है साइड प्रोडक्ट, तो इसे कंटिन्यू रखना चाहिए। इसकी एग्जांपल दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके स्पेयर पार्ट्स का कोई काम है, आप गाड़ियां बेचते हैं, गाड़ियों के साथ मिसाल के तौर पे आप स्पेयर पार्ट्स भी बेचते हैं, कुछ खास किस्म के कोई लुब्रिकेंट्स हैं, कोई ऑयल वगैरह है, वो बड़ा अच्छा परफॉर्म नहीं करता आपका, आपका ऑयल इतना ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। मिसाल के तौर पे आपकी कंपनी का ऑयल लोग नहीं प्रेफर करते, पीएसओ का, शेल का, इनका प्रेफर करते हैं, लेकिन आपने सिर्फ एक प्रेजेंस बनाने के लिए कि जी हमारी गाड़ियां मार्केट में निकलती हैं तो हमारा ऑयल भी मार्केट में निकलना चाहिए, एक प्रेजेंस बनाने के लिए आपने जो है वो रखा हुआ है कि ठीक है चलो इसको चलाते रहो, ये इसकी एग्जाम्पल हो सकती है। वरना कोई ऐसी डिक्लाइनिंग मार्केट तो नहीं है ऑयल की। सर बीसीजी मैट्रिक्स प्रॉब्लम चाइल्ड कैन बी लिंक्ड विद परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन वन क्वेश्चन। एग्जैक्टली, अगर मार्केट का डेटा दिया हुआ है, कंपेटिटर्स का डेटा दिया हुआ है और आपका फाइनेंशियल डेटा दिया हुआ है, तो बिल्कुल वो आपसे पूछ सकता है कि एनालाइज करो कंपनी का प्रोडक्ट कहाँ पे स्टैंड करता है और यहाँ पे कंपनी को क्या करना चाहिए इस प्रोडक्ट के हवाले से। बिल्कुल हो सकता है, कंबाइन करके ही सवाल देना चाहिए, अलग तो देना ही नहीं चाहिए। ठीक हो गया, ये बीसीजी मैट्रिक्स की बात आ जाती है। फिर सर डेवलपमेंट के कुछ मेथड्स होते हैं कि डेवलप कैसे किया जाए। डेवलपमेंट के मेथड्स क्या क्या होते हैं सर? लाइसेंसिंग एक मेथड है, ठीक है, फ्रेंचाइजिंग एक मेथड है, ठीक हो गया जी, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस एमएनएस एक मेथड है, जेवीज एक मेथड है, स्ट्रेटेजिक अलायंस एक मेथड है, पार्टनरशिप्स एक मेथड है। अब इनके बारे में कुछ चीजें गाइड करके मैं फिर आपको एक छोटा सा ब्रेक देता हूँ, उसके बाद हम सवाल करते हैं। छोटा ब्रेक होगा, 7-8-10 मिनट का, ज्यादा ब्रेक लंबा नहीं होगा। लाइसेंसिंग का क्या मतलब है? आपके पास एक प्रोडक्ट है, आप किसी और को वो प्रोडक्ट बनाने का लाइसेंस दे दो, ठीक है यार तुम इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करो, मेरी तरफ से तुम्हारे पास ये एक लाइसेंस मौजूद, ठीक है। लाइसेंस इज नॉट फ्रेंचाइजिंग। लाइसेंसिंग थोड़ी सी डिफरेंट चीज होती है, जहाँ पे आप यूज करने का लाइसेंस या बनाने का लाइसेंस किसी को जो है वो दे देते हैं। फ्रेंचाइजिंग थोड़ा डिफरेंट है। फ्रेंचाइजिंग के अंदर क्या होता है कि आप प्रोडक्शन के इस्तेमाल के करने के राइट्स देते हैं, साथ में आपकी रॉयल्टी कनेक्टेड होती है। रॉयल्टी इस तरह से कनेक्टेड होती है कि बेसिकली जैसे विंडोज की एग्जांपल ले लो, विंडोज मुझे कोई फ्रेंचाइज नहीं देता, विंडो मुझे लाइसेंस प्रोवाइड करता है कि ठीक है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी कंपनी से कोलैबोरेट करते वक्त उसको लाइसेंस दे सकता है कि ठीक है आप इसको यूज कर सकते हैं। फ्रेंचाइजिंग के अंदर क्या होगा कि मैं बर्गर लैब की, ब्रॉडवे की, पिज्जा हट की आज एक फ्रेंचाइज ले लूँ और फ्रेंचाइज लेके उनके रेस्टोरेंट को चलाऊं, उसमें हायरिंग डिसीजन उनका होगा, पॉलिसीज उनकी होंगी, ब्रांडिंग उनकी होगी, तरीकाकार सारा उनका होगा, मैं रॉयल्टी पे कर रहा हूँ ऑन एवरी सेल, हर सेल के ऊपर। अभी इतने सोडा शॉप्स कराची में खुल गए हैं, सोडा शॉप्स की फ्रेंचाइजेस मिल रही हैं, आप वो फ्रेंचाइज लें, नाम उन्हीं का, तरीका उन्हीं का, रेसिपी उन्हीं की, प्री मिक्स उन्हीं का, सब आपको प्रोवाइड करेंगे, आप सिर्फ एक सेटअप चलाएं बस और उनका माल बेचें। जितनी सेल्स आपकी होंगी आप उसमें से रॉयल्टी उनको पे करेंगे, एक्सपेंसेस माइनस करेंगे और अपना प्रॉफिट घर लेके जाएंगे। इस सिंपल फ्रेंचाइजिंग के अंदर आता है। सर फ्रेंचाइजिंग खतरनाक होती है जब आपकी पॉलिसी और प्रोसीजर ना बनेगा। ट्रेडमार्क लाइसेंसिंग का ही पार्ट है, बिल्कुल ऐसा ही, ट्रेडमार्क लाइसेंसिंग का ही पार्ट है। फ्रेंचाइजिंग खतरनाक होती है जब आपकी पॉलिसी और प्रोसीजर्स ना बनेगा, क्योंकि अब जिसको आप फ्रेंचाइज देंगे ना उसको पॉलिसी नहीं पता, प्रोसीजर नहीं पता, आपके खुद के कंट्रोल्स इतने अच्छे नहीं है, आपका ब्रांड खराब हो जाएगा, आपका नाम खराब करेगा। एक सॉलिड रेसिपी बनी हुई हो, प्रॉपर मेथोडोलॉजी बनी हुई हो, ब्रांडिंग की प्रॉपर एक सेंस हो चुकी हो, मार्केट में आपका नाम बन चुका हो, आपकी एक प्लेस बन चुकी हो, सारे लोग आपको जानते हैं, आपके स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं, एसओपीज हैं, प्रोटोकॉल्स हैं जो फ्रेंचाइजी फॉलो कर सकता है, अब आप फ्रेंचाइज दे दो, अब आप देती फ्रेंचाइज और रॉयल्टी जो है उसके ऊपर कमा लें। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट कस्टमाइज्ड है ना और आपके नाम पे चलता है तो फिर फ्रेंचाइज देना कभी भी रिकमेंडेड नहीं। मिसाल के तौर पे कोई केक की कंपनी है और उसमें आर्टिस्ट बड़ा मशहूर है, उस आर्टिस्ट के नाम पे केक बिकता है, अब वो अगर फ्रेंचाइज किसी को दे देंगे तो कोई और वैसा केक नहीं बना पाएगा अगर वो कस्टमाइज्ड डिजाइनर केक्स हैं। इस तरह कभी आप देखिए जो
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो अपनी फ्रेंचाइज दे नहीं सकते क्योंकि वो अपने नाम पे अपनी कंपनी चला रहे हैं, अपने ऊपर अपनी कंपनी चला रहे हैं, वो नहीं फ्रेंचाइज दे सकते किसी और को क्योंकि क्वालिटी खराब हो जाएगी। ठीक है, लाइसेंसिंग के अंदर तो आप प्रोडक्शन का राइट दे देते हो किसी को कि ठीक है यार ये लाइसेंस आपके पास है, आप इसको इस्तेमाल करके ये वाला जो है वो काम कर सकते हैं। जैसे SCCP है, SCCP एक काम करने का लाइसेंस मुझे देता है, मुझसे फी कलेक्ट करता है, हर साल मैं लाइसेंस रिन्यू कराता हूँ, मुझसे फी जो है कलेक्ट करता है, मेरे पास उनका लाइसेंस है, ये काम करने की इजाजत मेरे पास। इसी तरीके से प्रोडक्ट के अंदर भी कभी कभी आपको लाइसेंस जो है मिल जाता है। फ्रेंचाइजिंग थोड़ा डिफरेंट जो है वो उस केस में जो है आपके पास मॉडल आ जाता है। सही, फिर आ जाता है मर्जर एक्विजिशन। मर्जर एक्विजिशन के अंदर क्या सिनेरियो होता है सर? मर्जर एक्विजिशन के अंदर हमारे पास ये सिचुएशन होती है कि हम छोटी कंपनीज को एक्वायर कर लेते हैं, कंपेटिटर्स को एक्वायर कर लेते हैं, प्लेयर्स को एक्वायर कर लेते हैं या अपने साथ मर्ज कर लेते हैं। मोबिलिंक और वारिद मर्ज हुए, जैज नाम की कंपनी बन गई। आज कहीं आपको मोबिलिंक का नाम नहीं मिलेगा, इट्स एवरीवेयर जैज, जैज इज एवरीवेयर। मर्जर्स, दो कंपनीज मिली, मर्ज हो गई, एक नया ब्रांड नेम खड़ा हो गया। एक्विजिशन, एक पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी को एक्वायर कर लिया। मर्जर ये मदद करता है बहुत जल्दी ग्रो करने में। अगर आपको पैसा फारिग पड़ा हुआ है, आप कंपटीटर को एक्वायर करें, उसकी भी सेल्स आपकी हो जाएगी। फिर आती है बात जेवीज की, जॉइंट वेंचर्स। सर जेवी और स्ट्रेटेजिक अलायंस में फर्क है। जेवी का मतलब ये है कि हम दोनों मिलकर एक तीसरी कंपनी खोल रहे हैं और उसमें हमारी थोड़ी थोड़ी इक्विटी है और हम दोनों मिलकर उस कंपनी को चला रहे हैं, दैट इज अ जेवी, फॉर्मल जेवी। उसमें कंपनी बनती है, इनकॉर्पोरेशन होती है। स्ट्रेटेजिक अलायंस के अंदर कोई कंपनी नहीं बनती, हम सिर्फ ये डिसाइड करते हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट है, हम इसमें मिलकर काम करेंगे। कोई अलग से कंपनी बनना, अलग से इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन होना, अलग से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनना, ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता। स्ट्रेटेजिक अलायंस के अंदर यू जस्ट कोलैबोरेट। ये कोलैबोरेशन के तीनों तरीके हैं, जेवी, स्ट्रेटेजिक अलायंस, पार्टनरशिप, ये तीनों कोलैबोरेशन के तरीके हैं। एक तरीका कोलैबोरेट करने का है कि सेपरेट कंपनी बनाओ, जेवी। सेपरेट कंपनी ना बनाओ, शेयर्ड रिसोर्सेज के साथ काम कर लो, शेयर्ड अरेंजमेंट के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ काम कर लो, स्ट्रेटेजिक अलायंस। पार्टनरशिप फर्म बना लो, तुम भी पार्टनर मैं भी पार्टनर, तुम ये काम करोगे मैं ये काम करूंगा, तुम्हारा ये कैपिटल मेरा ये कैपिटल, ये पार्टनरशिप है। दो सोल प्रोपराइटर्स, मिसाल के तौर पे एक सोल प्रोपराइटर जो है वो टैक्स रिटर्न फाइल करता था, एक सोल प्रोपराइटर जो है वो अकाउंट्स फाइल करता था, दोनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म खोल ली कि जी हम मिलकर ऑडिट भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। तो स्ट्रेटेजिक अलायंस कैन नॉट बी, स्ट्रेटेजिक अलायंस के अंदर आपकी तीसरी कंपनी नहीं बनती, तो इट कैन नॉट बी ए जेवी। लेकिन जेवी भी कोलैबोरेशन की एक एग्जांपल है, जहां पे आप एक थर्ड कंपनी बनाते हैं, वहां पे भी आप किसी के साथ अलायंस क्रिएट करते हैं, किसी के साथ मिल जाते हैं, बस वो मोर फॉर्मल, मोर लीगल होता है। स्ट्रेटेजिक अलायंस मोर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है, मोर जो है वो दोनों की अंडरस्टैंडिंग और शेयर रिसोर्सेज पर बेस्ड होता है। सर स्ट्रेटेजिक अलायंस या जेवी आप तब तक ना बनाए जब तक आपको अपनी एक्सपर्टीज चोरी हो जाने का डर, क्योंकि जब आप किसी के साथ काम करते हैं तो आपका काम करने का तरीका, आपकी एक्सपर्टीज, आपकी रेसिपीज, आपका फॉर्मूला, ये सामने वाले को पता चलता है। अगर आप अपनी रेसिपी, फॉर्मूला, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अगर प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो फिर किसी के साथ काम ना करें। अगर उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो फिर बेशक आप काम करें, ताकि सामने वाला आपकी एक्सपर्टीज को चुरा ना ले, आपकी मार्केट को ना चुरा ले आपसे। अभी पार्टनरशिप्स तो नॉर्मल जो इस तरह से पार्टनरशिप फॉर्म्स हमारे पास होती है। सो दिस इज द इंटायर एरिया ऑफ स्ट्रैटेजी। ये पूरा आपका स्ट्रैटेजी का जो है वो एरिया है। ठीक है, यही सारी चीजें आपकी किताब के अंदर कवर्ड हैं। कुछ अगर रह गया है यहाँ पर जो मैंने नहीं डिस्कस किया तो मुझसे पूछ लीजिएगा आप, लेकिन मोटा मोटा ये स्ट्रैटेजी का पूरा एरिया है। ऑर्गेनिक ग्रोथ, हाँ, ऑर्गेनिक ग्रोथ अपने पैसों से बिल्ड करना बिजनेस को। देखो पार्टनरशिप और स्ट्रेटेजिक अलायंस नॉर्मली कंपनीज में नजर आएगी आप, दो तीन कंपनीज हैं मिलकर अलायंस क्रिएट की एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। पार्टनरशिप तो एक फर्म का स्ट्रक्चर होता है ना, वो इंडिविजुअल बेस्ड होता है, मैं पार्टनर हूँ, एक और पार्टनर है, एक और पार्टनर है। पार्टनरशिप तो वो वाली पार्टनरशिप होती है, एओपी जिसको आप कहते हैं। फ्रेंचाइज के लिए मार्केट लीडर होना जरूरी है? नहीं। फ्रेंचाइज के लिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होना जरूरी है। ब्रॉडवे मार्केट लीडर नहीं है पिज्जा में, क्या लेकिन क्लोज टू द मार्केट लीडर है, लेकिन जिस वक्त उसने फ्रेंचाइज स्टार्ट की थी, फ्रेंचाइजिंग ने उसको मार्केट लीडर बनने में हेल्प किया है या मार्केट में एक बड़ा प्लेयर बनने में हेल्प किया है। पहले वो बड़ा प्लेयर बन के फिर फ्रेंचाइज उसने नहीं खोली है, फ्रेंचाइज दी है तो वो बड़ा प्लेयर जो है वो बन पाया है कि ब्रॉडवे की इतनी सेल्स है पाकिस्तान के अंदर। सर इन केस ऑफ फूड फ्रेंचाइजिंग ओनली रेसिपीज शेयर्ड एंड प्रिपेयर्ड बाय द पीपल ऑफ फ्रेंचाइजी? नहीं नहीं, बाकायदा स्टाफ की हायरिंग, रेस्टोरेंट की क्या क्वालिटी होगी, मतलब आज आप मूव एंड पिक की फ्रेंचाइज देने जाए तो वो क्या सिर्फ आपको रेसिपी बताएंगे? नहीं, वो एंड टू एंड बताएंगे आपको कि जी क्या करना है, कैसे करना है, क्या प्रोडक्ट होगा, क्या मटेरियल होगा, क्या रेसिपी होगी, कैसे लोग होंगे, क्या एसओपीज होंगे, क्या कंट्रोल्स होंगे, क्या यूनिफॉर्म होगा, क्या सर्विस लेवल होगा, वो सब बताएंगे आप। एवरीथिंग दे वुड लेट यू नो। सर व्हेन टू गो विद ऑर्गेनिक ग्रोथ इंस्टेड ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशन? डिपेंड करता है। देखो अगर आपके पास एक फाउंडर की मिजाज की भी एक बात होती है, एक प्रोडक्ट की बात होती है।
अब प्रोडक्ट अगर ऐसा है जो बहुत ही कस्टमाइज्ड है और उसकी मार्केट छोटी है, तो आहिस्ता आहिस्ता अपने पैसों से ग्रो करें। अगर मार्केट बड़ी है, अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है और आपके पास एक्सेस कैश पड़ा हुआ है, तो किसी को एक्वायर करके बड़े बन जाए। जैसे फूड पांडा है, फूड पांडा ने ईटॉय को एक्वायर किया था। ईटॉय एक कंपटीटर कंपनी थी, ईटॉय को एक्वायर किया। ईटॉय का जो फाउंडर था नुमान, उसी को उन्होंने अपना जो है सीईओ बना लिया पाकिस्तान बिजनेस। ग्रेनर्स ग्रोथ मॉडल वसीम, उसके अंदर कोई ऐसा खास अब अलग से कोई चीज नहीं है, मैंने यूट्यूब की समरी में डिस्कस की हुई है, वहां से कवर कर लेना। कैपिटल अवेलेबिलिटी इज द मेन फैक्टर, नहीं कैपिटल अवेलेबिलिटी से ज्यादा इट्स ऑन द प्रोडक्ट एज वेल। क्या प्रोडक्ट क्या बेच रहे हैं, किस चीज का आपका प्रोडक्ट है, क्या आप जो है वो चीज कर रहे हैं, तो ये भी एक चीज देखी जाती है। अगर बहुत ही ज्यादा कस्टमाइज्ड और बहुत कम लोग हैं उस प्रोडक्ट को करने वाले, क्यों रोल्स रॉयस किसी को एक्वायर नहीं करता, मर्जर एक्विजिशन क्यों नहीं करता रोल्स रॉयस, उससे जरूरत ही नहीं है, बहुत कम टारगेट मार्केट है, बहुत कम लोग हैं, तो वो ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहा है, अपने पैसों के दम पे जो है वो ग्रो कर रहा है। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा तेज हो सकता है, जैसे सीमेंट कंपनीज हो गई, स्टील कंपनीज हो गई, बिकता है, कंस्ट्रक्शन का मटेरियल बिकता है, आईटी कंपनीज हो गई, वहां आप एक्विजिशन करें, एक्विजिशन करके बड़े हो जाएं। आईटी कंपनीज में होता ही यही है, कोई अच्छा आइडिया आपने बनाया, कंपनी बनाई, कंपनी एक्वायर हो जाएगी, फौरी फौरी एक्वायर हो जाएगी। तो ये बहरहाल आपका एमएनएस का, जेवीज का, स्ट्रेटेजिक अलायंस का, इस तरह से आपके पास एक पर्सपेक्टिव होता है। चले जी, तो दिस वाज अबाउट स्ट्रैटेजी। हमने तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट लगा के इसको यहाँ पे जो है वो रिवाइज किया है, घंटा लगा के तकरीबन रिवाइज किया है। अब हमें एक सवाल करना है, ICW का सवाल है, तो बस 10 मिनट में आ जाओ और पानी वानी पी के फ्रेश हो गए। 10 मिनट से ज़्यादा नहीं दूंगा ब्रेक, क्योंकि फिर सवाल लंबा है, फिर असर की ब्रेक भी है, फिर मगरिब की ब्रेक भी है, तो बस 10 मिनट में आ जाए, ठीक है। फिर एक सवाल स्टार्ट करते हैं।